ये हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर यूयू ही है। एक सुबह जब वो उठा तो उसने अपने बिस्तर पर एक छिपकली देखी। छिपकली ने अपना नाम नोई बताया और कहा कि उसका मिशन एक राजकुमारी को एक बुरे जादूगर से बचाना है जो दुनिया को तबाह करना चाहता है। नोई ने यूयू ही से मदद मांगी और कहा कि उसे उसकी ताकत की जरूरत है। यूयू ही को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है तो उसने छिपकली को घर से बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी पड़ोसन लड़की उस छिपकली को देख रही है जिसे उसने फेंका था। जब यूयू ही वापस अपने कमरे में गया तो चौंक गया क्योंकि वो छिपकली फिर से वहीं थी। उसकी हालत समझते हुए नोई ने कहा कि वो हालात को समझे। यूयू ही ने उसकी पूंछ पकड़ के बोला कि ये उसका घर है, उसने उसे नहीं बुलाया और अगर उसमें कोई बहादुरी है तो खुद ही चला जाए। लेकिन नोई ने उसे भाषण देना शुरू कर दिया तो यूयू ही ने उसे फिर बाहर फेंक दिया। बाद में यूयू ही स्कूल गया। अब भी सोच रहा था कि शायद वो पागल हो गया है, लेकिन फिर नोई उसके कंधे पर आ गया जिससे वो चौंक कर बाइक से गिर गया। नोई ने बताया कि अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ज्यादा दूर नहीं जा सकते। क्लास के बाद टीचर ने यूयू ही से चोट के बारे में पूछा। उसे समझ आया कि बाकी लोग नोई को नहीं देख सकते तो उसने कहा कि सुबह एक छिपकली से टकराया था और अब वो उसे परेशान कर रही है। जब बाकी लोग टीचर को बातें बताने में उलझा रहे थे यूयू ही चुपके से निकल गया। नोई ने कहा कि कोई भी उसकी असली शक्ल नहीं देख सकता और अगर यूयू ही को अभी भी लगता है कि वो पागल हो गया है तो वो अपने हाथ को देखे। यूयू ही ने देखा कि उसकी उंगली में एक अंगूठी थी और उसे उससे कुछ खास ताकत कंट्रोल करने का एहसास हुआ। उसने उस ताकत से थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। तभी टीचर उसे ढूंढते हुए आई और बोली कि गिरने से शायद उसे भ्रम हो गया है। उसने कहा कि रिपोर्ट मत भूलना। यूयू ही ने वादा किया कि जल्द जमा करेगा और फिर नोई से पूछा कि क्या ये ताकत दूसरों के शरीर पर असर डाल सकती है। जब नोई ने हाँ कहा तो यूयू ही ने मजे में टीचर का स्कर्ट ऊपर कर दिया। टीचर गुस्से में उसके पीछे दौड़ी लेकिन वो भाग गया और घर पर बैठकर पढ़ने लगा। नोई ने फिर 2 जरूरी काम बताए, राजकुमारी को ढूंढना और दुनिया को बचाना। यूयू ही ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसे किसी ऐसे फालतू झमेले में नहीं पड़ना था जिसमें उसे कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ एक स्टूडेंट था और उसे तो शांत जिंदगी चाहिए थी। नोई ने कहा कि और भी लोग होंगे जो उसके साथी बनेंगे, लेकिन यूयू ही को अपने दादा की बात याद आई, ना दुश्मन बनाओ ना दोस्त, तभी जिंदगी शांति से कटेगी। उसने तय कर लिया कि ये सब छोड़कर बस खाना लेने जाएगा। तभी अचानक नोई ने एक दुश्मन की मौजूदगी महसूस की। यूयू ही को लगा जैसे कोई उसे चाकू मार रहा है, पर असली घाव नहीं था। नोई के कहने पर वो भागा और ऊंचाई पर पहुंचा। वहाँ एक मिट्टी का राक्षस यानी मड गोलम आया। नोई के मुताबिक यूयू ही ने अपनी ताकत से खुद को बचाया, लेकिन तभी पड़ोसन लड़की आई और उसने उस राक्षस को एक घूंसा मारकर उड़ा दिया। नोई समझ गया कि वही लड़की असली राजकुमारी है। उसने अपना नाम हिना बताया और कहा कि नोई ने यूयू ही को जरूर परेशान किया होगा। शाम को नोई ने यूयू ही को उड़ने की ट्रेनिंग दी, लेकिन उड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये ताकत शरीर की ताकत पर भी निर्भर थी, इसलिए उसे रोज ट्रेनिंग करनी होगी। यूयू ही को लगा कि वो नाइट बनने लायक नहीं है, लेकिन नोई ने कहा कि नाइट बनने और दुनिया बचाने के कुछ फायदे भी हैं। यूयू ही ने फिर से कहा कि उसे उसकी पुरानी शांत जिंदगी चाहिए और नोई को बाहर फेंक दिया। नोई फिर उसकी पीठ से चिपक गया। जब यूयू ही डिनर पर गया तो उसे फिर वही अजीब सी बेचैनी महसूस हुई जो पहले उस राक्षस के वक्त हुई थी। उसे दोपहर की बातें याद आईं और समझ आया कि हिना भी उसकी तरह अचानक इस सब में फंसी है। उसे लगने लगा कि वो हिना को पहले से जानता है। तभी उसकी टीचर हिसा में भागती हुई आई और उससे टकरा गई। पता चला कि वो हिना की बड़ी बहन है और उसने यूयू ही से पूछा कि उसने उसकी बहन के साथ क्या किया। हिना ने कहा कि वो राजकुमारी है और यूयू ही उसका नाइट है। हिसामे को लगा कि यूयू ही ने उसकी बहन के दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाली हैं। बाद में जब यूयू ही खाने गया तो देखा कि हिना एक नूडल खाने की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। अगले दिन स्कूल में यूयू ही को फिर हिना दिखी। वो उसे छत पर ले गई और आकाश में एक बड़ी सी हथौड़ी की तरह दिख रही चीज की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि ये कुकी हैमर है जिसे वो बुरा जादूगर दुनिया को तबाह करने के लिए बना रहा है। उसने यूयू ही से फिर मदद मांगी। फिर वो छत से कूद गई जिससे यूयू ही को मजबूरन उसे पकड़ना पड़ा। उसने कहा कि यूयू ही हमेशा उसकी रक्षा करेगा और वो भी उसकी करेगी। उसने बताया कि वो दुनिया को अपनी ही मर्जी से तबाह करना चाहती है, इसलिए पहले उसे उस हथौड़े को नष्ट करना होगा। किसी तरह यूयू ही ने हिना की सेवा करने का फैसला किया और उसके साथ इस सफर पर निकल पड़ा। लेकिन तभी उसे अपने दादा की बात याद आई, अकेले रहो और शांति से जियो। जब यूयू ही होश में आया तो उसने देखा कि नोए का चेहरा उसके बहुत पास था, तो उसने झट से उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वो दौड़ने निकल गया ताकि स्टेमिना बना सके। पार्क में उसे फिर से हिना मिल गई। कुछ ही पुश अप्स करने के बाद यूयू ही थक कर हांफने लगा तो हिना ने कहा कि वो उसकी पीठ पर चढ़ जाए। हिना ने बिना थके सैकड़ों पुश अप्स कर डाले। फिर उसने यूयू ही को खाने पर अपने घर बुला लिया। वहाँ पहुंचकर यूयू ही ने बाथरूम पूछा, लेकिन गलती
गलती से उस रूम में चला गया जहाँ हिसामे था और उसे डांट पड़ी, लेकिन चूंकि वो हिना का गेस्ट था इसीलिए हिसामे ने माफ कर दिया। फिर सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। हिना ने बताया कि खाना उसकी बहन ने बनाया है और पूछा कि नोए क्यों नहीं खा रहा। नोए ने कहा कि उसे खाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो यूयूही से सीधे एनर्जी ले लेता है। यूयूही ने उसका मजाक उड़ाया तो नोए ने पलटकर कहा कि एक छिपकली जैसी चीज को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यूयूही को एहसास हुआ कि उसे बहुत वक्त हो गया किसी के साथ यूं टाइम बिताए हुए। उसे फिर से अपने दादाजी की जंजीरें याद आईं जो उसके दिमाग पर अब भी बोझ थी। उसी रात यूयूही ने फिर से ट्रेनिंग की और इस बार वो 4 सेकंड से ज्यादा हवा में तैरा, जो उसके लिए बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन उसे अब भी लग रहा था कि ये काफी नहीं है। उसे डर था कि अगर फिर से मिट्टी का गोलम आ गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। नोए ने पूछा कि यूयूही की खुद की कोई ख्वाहिश है क्या, लेकिन यूयूही कुछ नहीं बता पाया, जिससे नोए चिढ़ गया। हालांकि यूयूही को अभी अपना कोई ड्रीम नहीं पता था, लेकिन वो बस दादाजी की छाया से निकलना चाहता था। बाद में यूयूही की हिना से फिर मुलाकात हुई और उसने पूछा कि वो दुनिया को क्यों मिटाना चाहती है। हिना ने कहा कि वो दुनिया को पाना चाहती है, लेकिन जब वो मर जाएगी और दुनिया बची रह जाएगी तो वो कभी उसकी नहीं हो सकती। इसलिए वो चाहती है कि दुनिया को खुद ही तबाह कर दे। इससे उसे लगेगा कि वो सच में दुनिया की मालिक है। उसने फिर यूही को रूफटॉप पे बुलाया, खुद कूदकर ऊपर गई और उसे भी खींच लिया, जिससे यूही चौंक गया। हिना ने कहा कि एक दिन यूही उससे भी ऊंचा उड़ पाएगा। अगली सुबह दौड़ते हुए नोए ने बताया कि यूही की अभी की ताकत से वो मिट्टी के गोलम को नहीं हरा सका। अगर गोलम उसका पीछा करे तो उसे नदी पार कर भागना चाहिए, इससे वक्त मिलेगा और हिना आ सकेगी। अचानक यूही को एक गोलम दिखा। उसने नोए को डांटा कि पहले क्यों नहीं बताया, तो नोए ने कहा कि उसे मारने की मंशा महसूस नहीं हुई। गोलम सड़क पार कर यूही के पीछे पड़ा और उसने अटैक कर दिया। यूही ने किसी तरह अपनी ताकत से डॉज किया और भागने की कोशिश की, लेकिन गोलम ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, हिना नदी के दूसरी तरफ दिखी। उसने एक कार उठाकर गोलम पर फेंकी, लेकिन वो बच गया। फिर हिना खुद कूदकर नदी पार आई और एक किक में गोलम को खत्म कर दिया। अगली सुबह यूही फिर से हिना के घर नाश्ते के लिए गया, जिससे हिसामे थोड़ी चिढ़ गई। यूही को अब एहसास हुआ कि अगर उसने ट्रेनिंग सीरियसली नहीं ली तो वो नहीं बचेगा। बाद में यूही के अंकल का कॉल आया कि उसके दादाजी हॉस्पिटल में हैं और वो मिलने आए। अंकल ने टिकट बुक कराने की बात की, लेकिन यूही ने बहाना बना दिया कि उसे अपने पार्ट टाइम जॉब से पूछना पड़ेगा, जबकि वो जॉब करता ही नहीं था। वो बस अभी दादाजी से मिलने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो नदी किनारे गया और तय किया कि फिलहाल उसे अपनी मूवमेंट स्किल्स पर काम करना चाहिए। उसने अपनी ताकत से नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम चलकर ही पानी में गिर पड़ा। उस रात उसे बुखार आ गया और उसके साथ साथ नोए को भी, क्योंकि दोनों जुड़े हुए थे। लेटे हुए उसे फिर से दादाजी की जंजीरों में घसीटे जाने वाला एहसास याद आया। अगली सुबह हिना यूही से मिलने आई। वो अपनी कमजोरी पर शर्मिंदा था और माफी मांगते हुए बोला कि उसे मत छोड़ो। हिना ने कहा कि वो खुद भी कभी कमजोर थी और उसे बोला कि अपने दादाजी से मिलने जाना चाहिए। फिर यूही ने बताया कि वो अपने दादाजी से क्यों नफरत करता है। एक बार उसने अपने दोस्त को घर लाया था तो उसके दादाजी ने उसे जंजीरों से बांधकर स्टोरेज शेड में बंद कर दिया था। दादाजी का मानना था कि इंसानियत दुश्मन है, दोस्त धोखा देते हैं और किसी से लगाव रखना बेकार है, इसलिए उसे किसी से रिश्ता बनाने की इजाजत नहीं थी। उसे डर था कि वापस जाकर वही डरावनी यादें फिर से जिंदा हो जाएंगी। लेकिन हिना ने वादा किया कि जो भी चीज उसे डराएगी या बांधेगी वो उसे खत्म कर देगी और बोला कि डरने की जरूरत नहीं है। बाद में हिसामे भी यूही से मिलने आई और सबके लिए खाना बनाने का तय किया। ठीक होने के बाद यूही फिर से नदी किनारे गया, इस बार फुल जोश में। नोए ने कहा कि अभी वो खुद पर ज्यादा जोर ना डाले, लेकिन यूही ने उल्टा छलांग लगाई और बोला कि एक दिन वो हैमर को भी हरा देगा। अगले दिन यूही अपने घर गया। नोए ने कहा कि वो चाहे तो दादाजी की बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन यूही ने माना कि वो चाहता है कि उसके दादाजी मर जाएं। 10 सालों तक उसके दादाजी ने उसे 3 उसूलों के साथ पाला था। दुश्मन सामने से वार करते हैं, दोस्त पीठ पीछे वार करते हैं और इंसानियत बेकार है। घर पहुंचकर नोए ने पूछा कि यूही लिविंग रूम में क्यों है, तो उसने बताया कि जब से उसने कॉलेज शुरू किया उसके अंकल की फैमिली भी दादाजी के साथ रह रही है। नोए ने उसके मम्मी पापा के बारे में पूछा, लेकिन तभी यूही का कजिन डिनर के लिए बुलाने आ गया। खाना खाने के बाद यूही नोए को अपने पापा की समाधि पर ले गया और बताया कि उसके पापा पुलिस ऑफिसर थे जो एक दिन गायब हो गए थे। कई महीनों बाद एक स्मगलर पकड़ा गया जिसने एक पुलिस वाले की हत्या करके उसे पहाड़ में दफनाने की बात कबूली और वो पुलिस वाला यूही का पापा निकला। दुख से टूट चुकी उसकी माँ भी गायब हो गई। तब से यूही के दादाजी ने इंसानियत से भरोसा खो दिया था और उसे अपने पापा जैसा बनने से मना किया था। अगर यूही कभी उनकी बात नहीं मानता तो वो उसे 3 दिन तक जंजीर से बांध कर रखते। नोए ने यूही से पूछा
कि वो असल में किससे नफरत करता है, उस अपराधी से जिसने उसके पापा को मारा, माँ से जिसने उसे छोड़ दिया, या दादाजी से जिन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। यूयूही ने जवाब दिया कि उसे उस दुनिया से नफरत है जिसने ये सब हालात बनाए। अगली सुबह यूयूही का कजिन उसे उसके दादाजी से मिलाने ले गया। जब वो दोनों अकेले रह गए तो दादाजी ने कहा कि यूयूही अब काफी मजबूत हो गया है। यूयूही चौंक गया जब दादाजी ने सिर झुकाकर माफी मांगी और माना कि उन्होंने उसके साथ गलत किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है यूयूही उन्हें कभी माफ ना कर पाए। यूयूही को गुस्सा आ गया। वो चिल्ला पड़ा कि एक झुकी हुई गर्दन से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। वो गुस्से में वहाँ से चला गया और बोला कि दादाजी ने अपने सारे गुस्से उस पर निकाल दिए। जब यूयूही भाग रहा था तभी उसे एक कीचड़ का गोलम मिल गया। नोई ने तुरंत कहा कि पहाड़ की तरफ भागो। थोड़ी देर बाद यूयूही को समझ आ गया कि गोलम तो धीमा है पर थकता नहीं है, तो भागना बेकार है। लड़ना भी बेकार था क्योंकि उसकी ताकत उस गोलम के सामने वैसे ही थी जैसे लकड़ी की तलवार टैंक के सामने। अचानक गोलम ने फासला कम कर लिया और हमला किया। यूयूही जैसे तैसे बचा, पानी में गिरा और फिर से किनारे पर आया। धीरे धीरे उसकी होश जा रही थी, लेकिन तभी उसे हिना दिखी। उसने कबूल किया कि वो हमेशा दादाजी की जंजीरों से भागता रहा, लेकिन अब उसे लगा कि वो उनके बिना जी नहीं सका। अब वो हिना से एक नई जंजीर मांग रहा था। उसे पता था कि ये सब सपना है, फिर भी हिना को देखकर वो खुश हो गया। हिना ने उसे मोटिवेट किया, बोला कि अगर वो बचा रहा तो इनाम मिलेगा और उसे कुछ करने को कहा। यूयूही को होश आ गया और उसे यकीन हुआ कि वो जीत सकता है। उसने एक पत्थर उठाया, उसमें ताकत डाली और गोलम को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया, थोड़ा ही सही, लेकिन उसे भरोसा हो गया कि अगर डैमेज हो रहा है तो जीत भी सकता है। जब वो एक खाई के किनारे पहुंचा, उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो उसने छलांग लगा दी। अपनी ताकत से गिरने का असर कम किया और सही सलामत लैंड किया। गोलम भी पीछे कूदा, लेकिन यूयूही ने अपनी पावर से उसे मुंह के बल गिरा दिया और वो टूट गया। यूयूही जीत की खुशी मना ही रहा था कि उसके कजिन का कॉल आया कि दादाजी की हालत बहुत खराब है। यूयूही गया, लेकिन जल्दी ही वापस निकल गया, ये सोचकर कि 10 साल का दुख कुछ महीनों में ठीक नहीं हो सका। उसे लगा कि दादाजी ने कभी उससे प्यार नहीं किया, लेकिन नोई ने कहा कि उनके हरकतें भले ही गलत थीं, पर उनमें भी प्यार था। जब यूयूही ने पुराने अच्छे पल याद किए जो उसने अपने दादाजी के साथ गुजारे थे, जब उसके मम्मी पापा जिंदा थे, तो उसे थोड़ा प्यार महसूस हुआ। उसने नोई से अपने दादाजी को बचाने की गुजारिश की। इसी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया। शहर लौटते वक्त यूयूही फिर से हिना से अपने सपनों में मिला। हिना उसे एक किस देने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गई। यूयूही उठा तो थोड़ी निराशा हुई। बाद में जब वो हिना के साथ दौड़ने गया तो दोनों ने साथ में ट्रेनिंग की। यूयूही ने 50 पुशअप्स किए, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अब वो कीचड़ के गोलम से लड़ सकेगा। तभी एक आदमी आया और खुद को हांजेत्सु बताया न्याय का साथी। एक कुत्ता भी था, लूडो नाम का। सबको पता चला कि हांजेत्सु भी एक नाइट है। उसने बताया कि वो काफी समय से उन्हें देख रहा था, पर मिलने का मौका नहीं मिला। वो जल्दी ही चला गया, कहकर कि फिर मिलेगा। स्कूल में यूयूही ने नोई से पूछा कि क्या वो लूडो को जानता है, पर नोई ने कहा कि उसे अपने पुराने टाइम की यादें साफ नहीं है। उसी दोपहर यूयूही सोचने लगा कि शायद हांजेत्सु इतना ताकतवर नहीं होगा। घर जाते समय उसे हिना दिखी। तभी अचानक हांजेत्सु ने उसका वॉलेट चुरा लिया। हिना ने गुस्से में उस पर अटैक किया, लेकिन हांजेत्सु आसानी से बच गया। लूडो ने बताया कि हांजेत्सु मास्टर मार्शल आर्टिस्ट है और सिंपल अटैक उस पर काम नहीं करेंगे। यूयूही कुछ करना चाहता था पर नहीं कर पाया, तो उसने लूडो को एक बंधक की तरह इस्तेमाल किया ताकि हांजेत्सु रुक जाए। हांजेत्सु रुका, लेकिन तुरंत ही हिना ने उसे एक किक मारी। हांजेत्सु हंस पड़ा और बोला कि वो बस हिना की ताकत देख रहा था और समझाया कि सिर्फ ताकत पर भरोसा करना ठीक नहीं है। उस रात यूयूही फिर से हिना के सपने में मिला, जहां उसे आखिरकार वो किस मिला जिसका उसे इंतजार था। इससे उसे भरोसा मिला कि वो हिना का अच्छा साथी बन सकता है। अगली सुबह दौड़ते समय हिना शर्मा गई क्योंकि उसे भी वो सपना याद था। यूयूही भी सच्ची खुशी महसूस कर रहा था। बाद में पार्क में सबको फिर से हांजेत्सु मिला। हिना अभी भी नाराज थी, तो उसने तुरंत हांजेत्सु को ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया। जब वो लड़ रहे थे, यूयूही ने लूडो से पूछा कि वो नोई से आखिरी बार कब मिला था। लूडो ने सवाल टाल दिया और बोला कि यूयूही में वो नजरें नहीं हैं जो सच में दुनिया को बचाना चाहती हूँ। इससे दोनों में बहस हो गई और फिर लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर में सब थक गए सिवाय हांजेत्सु के। हांजेत्सु ने आराम से पूछा कि
हिना कोई मंगा पड़ती है क्या, क्योंकि उसे कुछ उधार चाहिए थे। जब वो हिना के घर गए तो हांजेत्सु की मुलाकात हिसामे से हुई और वो एकदम दिल दे बैठा, लेकिन हिसामे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कूल तरीके से हिना से कहा, अंदर आ, नाश्ता रेडी है। खाने के बाद हांजेत्सु कुछ मांगा उधार ले गया पढ़ने के लिए। वहीं यूयूही ने तय किया कि वो हांजेत्सु को दुनिया खत्म करने की अपनी प्लानिंग के बारे में नहीं बताएगा। हिना को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसे बस यूयूही अपने साथ चाहिए था। इससे यूयूही खुश हो गया, उसे हिना किसी फरिश्ते जैसी लगी। तभी अचानक एक मिट्टी का गोलेम एक दुकान के बाहर आ गया और यूयूही का पीछा करने लगा। यूयूही ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गोलेम पीछे ही पड़ा रहा और हमला करता रहा। तभी अचानक हांजेत्सु आ गया, उसने गोलेम के वार रोके और उसकी आंखों पर वार करके उसे हरा दिया। यूयूही को समझ आया कि हांजेत्सु काफी ताकतवर है और शायद हिना के प्लान्स में रुकावट बन सकता है। उस वक्त यूयूही की हल्की सी खून खराबे वाली फीलिंग को हांजेत्सु ने नोटिस किया, लेकिन उसने उसे जलन समझकर इग्नोर कर दिया और बोला कि अगर यूयूही को ट्रेनिंग चाहिए तो वो मदद कर देगा। अगले दिन ट्रेनिंग के वक्त हांजेत्सु ने हिना से हिसामे के बारे में पूछा। जब उसने टालने की कोशिश की तो हांजेत्सु ने फ्री खाने के कूपन देकर उसे लुभाने की कोशिश की। साथ में उसने यूयूही को भी कहा कि वो ट्रेनिंग शुरू कर दे, वरना अगली बार मुसीबत में फंस जाएगा। स्कूल में यूयूही ने देखा कि हांजेत्सु वहाँ भी पहुँच गया है, ये कहकर कि वो स्कूल की सफाई वगैरह करने आया है, क्योंकि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। वहाँ उसने हिसामे से बातें की, तारीफों की बारिश कर दी, जिससे यूयूही को लगा कि ये कुछ ठग टाइप आदमी है। बाद में हिसामे को याद आया कि हांजेत्सु का छोटा भाई यूयूही से 1 साल सीनियर है, लेकिन 1 साल से स्कूल नहीं आया। यूयूही ने जब इस बारे में हांजेत्सु से पूछा तो उसने बताया कि उसका भाई कुछ वक्त के लिए बाहर था, लेकिन जैसे ही हांजेत्सु को पता चला कि हिसामे को इसमें दिलचस्पी है, वो तुरंत भागा उससे बात करने। यूयूही को लगा कि हांजेत्सु से निपटने का सबसे अच्छा तरीका शायद हिसामे को इस्तेमाल करना होगा, पर नोई को यूयूही का ऐसा सोचना पसंद नहीं आया और उसने उसे बच्चा कह दिया जो सिर्फ वो चीजें तोड़ता है जो उसे पसंद नहीं। यूयूही ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि नोई सही कह रहा है। घर लौटे ही यूयूही को झटका लगा जब उसने देखा कि हांजेत्सु उसके घर में बैठा है। लूडो तो उसकी बुकशेल्फ पर अपना टेरिटरी मार्क करने लगा, जिससे यूयूही को रोकना पड़ा। हांजेत्सु ने बोला कि चलो साथ में एनीमे देखते हैं, इससे यूयूही के पास हिना से बात करने के लिए और टॉपिक्स होंगे। अगले दिन जब यूयूही हिना के घर नाश्ते पर गया तो वहाँ दोनों की मुलाकात उसकी बहनों के पापा से हो गई। वो कुछ दिन पहले ही लौटे थे। पहले तो अजनबियों को देखकर चौंके, लेकिन जब पता चला कि ये दोनों उसकी बेटियों के दोस्त हैं तो बहुत अच्छे से मिले। उसी दिन हांजेत्सु ने यूयूही को ड्रिंक्स के लिए बुलाया, ये कहकर कि हिसामे नहीं आएगी अगर यूयूही नहीं आया। यूयूही ने मना कर दिया कि वो शराब नहीं पिएगा, लेकिन फिर भी पार्टी में जमकर पी गया। ये सब दूर से हिना के पापा देख रहे थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उनकी बेटियां ऐसे मौकों पर कैसी हैं। पार्टी में हिसामे ने बताया कि वो और उसकी माँ 3 साल पहले फ्रांस गई थी हिना के इलाज के लिए। जब पता चला कि हिना ठीक हो गई है तो हिसामे वापस जापान आ गई, लेकिन तभी उसके पापा हिना को उसकी जिम्मेदारी पर छोड़कर गायब हो गए और उपन्यास लिखने निकल पड़े। वो साल में बस कुछ ही बार घर लौटे थे। हिसामे ने कहा कि उनके उपन्यास तो अच्छे बिकते हैं, लेकिन उसने कभी कोई पढ़ा नहीं। उसे लगता था कि उसके पापा गैर जिम्मेदार हैं। ये सुनते ही उसके पापा जो पास के बार में थे थोड़ा दुखी हो गए। पार्टी के बाद यूही ने देखा कि हिसामे और हांजेत्सु दोनों ही नशे में हैं, तो उसने हिना को बुलाया कि आकर मदद कर दो। हिना के पापा भी पीछे पीछे आ गए। रास्ते में हिना ने पूछा कि क्या उसकी बहन को उनके पापा से नफरत है। हिसामे ने कहा कि नफरत नहीं, बस वो उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमते रहते हैं। हांजेत्सु ने कहा कि बड़े लोग अक्सर मुस्कुराते हैं ताकि बच्चों को बड़ा होने की उम्मीद मिल सके। यूयूही को याद आया कि उसके पापा और चाचा भी हमेशा मुस्कुराया करते थे। अगली सुबह हांजेत्सु को अपने बीते हुए खराब वक्त का सपना आया और उसने ठान लिया कि अब से वो कभी हिचकिचाएगा नहीं। दोपहर में हिना यूयूही के घर आई टाइम बिताने। उसने देखा कि यूयूही उसके पापा की किताबें पढ़ता है और यूयूही को बड़ा झटका लगा ये जानकर कि हिना के पापा ही उसके फेवरेट नॉवेल्स के राइटर हैं। तभी हिसामे का फोन आया। उसने कहा कि यूयूही हिना को कहीं बाहर ले जाए शाम तक, क्योंकि वो कुछ सरप्राइज तैयार कर रही है। यूयूही को लगा कि ये कोई फैमिली सपोर्टेड डेट है, तो उसने हिना से पूछा कि उसे कहाँ जाना है। हिना को भूख लगी थी तो यूयूही उसे खाने बाहर ले गया। दोनों एक फैमिली रेस्टोरेंट में गए। हिना ने खाना ऑर्डर किया और वॉशरूम चली गई। इसी बीच यूयूही चौंक गया जब उसने देखा कि हिना के पापा उसके पीछे खड़े हैं। थोड़ी बातें करने के बाद पापा ने यूयूही से पूछा कि क्या उसे हिना पसंद है। यूयूही ने कहा कि हाँ, लेकिन ये एक तरफा है क्योंकि उसे लगता है कि हिना उसे बस एक दोस्त की तरह देखती है। हिना के पापा ने कहा कि लड़कियां आमतौर पर अपने फ्रेंड्स को रोमांटिक नजर से नहीं देखती। उन्होंने
यूही से पूछा कि क्या उसका कोई सपना है। यूही ने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन पहले पुलिस वाला बनने का सपना था। ये सुनकर पापा खुश हुए और बोले कि वो हिना की देखभाल यूही को सौंपते हैं। यूही ने ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन पापा ने बताया कि आज रात हिना का बर्थडे है और उसे सरप्राइज पार्टी दी जा रही है। अगर यूही पार्टी में आएगा तो वो ऑटोग्राफ भी दे देंगे, लेकिन हिना को कुछ बताना नहीं है। बाद में यूही ने हिना को मूवी दिखाने ले गया और फिर एक क्लॉ मशीन वाली गेम जगह पर ले गया। उस शाम जब वे घर लौटे तो हिना सरप्राइज बर्थडे पार्टी देखकर खुशी से झूम उठी। उसे समझ आ गया कि उसके पापा इस बार खास उसके जन्मदिन के लिए लौटे थे। रात को यूही और हिना छत पर बात करने गए। हिना ने बताया कि वो भी सबकी तरह बड़ा होना चाहती थी, लेकिन उसे वो मौका नहीं मिलेगा। उसने बताया कि उसकी अचानक ठीक होने की वजह एक स्पिरिट क्वीन है जो उसके अंदर है और उसे ताकत दे रही है। जैसे ही लड़ाई खत्म होगी वो फिर से पहले जैसी कमजोर हो जाएगी, इसलिए वो चाहती थी कि सब कुछ अपने साथ खत्म कर दे। अगली सुबह उनके पापा फिर से चले गए, लेकिन जाते जाते हंजेत्सु को यूही और हिना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने कहा कि हंजेत्सु खुद को भले ही एक आम इंसान समझता हो, लेकिन वो उसकी उस सोच की बहुत इज्जत करते हैं जिसमें वो दूसरों के लिए हीरो बनता है। जाते जाते उन्होंने हंजेत्सु को 2 मूवी टिकट भी दिए ताकि वो हिसामा को घुमाने ले जा सके। हंजेत्सु को इससे बहुत खुशी हुई। उसे लगा जैसे उनके पापा ने उसे अब अपना लिया है। उसी शाम हंजेत्सु ने देखा कि यूही उसके अंडर ट्रेनिंग लेने को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहा था। यूही ने बताया कि वो अगर हंजेत्सु से सीखेगा तो वो सिर्फ उधारी की स्किल्स होंगी। वो चाहता था कि अपनी खुद की ताकत को अपने तरीके से समझे और कंट्रोल करे। फिर हंजेत्सु ने उसे ड्रिंक्स के लिए चलने को कहा। जेत्सु ने पूछा कि क्या उसने अपनी टेक्निक का कोई नाम सोचा है, लेकिन यूही ने अब तक इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। हंजेत्सु ने कहा कि वो चाहता काश उसके पास भी यूही जैसी भागने वाली कोई टेक्निक होती, क्योंकि वो जानता था कि उसकी लिमिट्स क्या हैं। वो इंसाफ के लिए लड़ता था, लेकिन किसी को बचाने के लिए खुद को बेवजह खतरे में नहीं डाल सकता था। जब वो छोटा था तो उसके पापा ने उसे सिखाया था कि इंसाफ सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा था कि अगर वो मेहनत करे तो एक दिन उड़ना भी सीख सकता है। हंजेत्सु ने उस पर भरोसा कर लिया था, लेकिन बाद में समझ आया कि ये सब बेवकूफी थी। यूही को लगा कि हंजेत्सु के लिए उड़ना मतलब था सब कुछ मुमकिन होना, पर कम से कम हंजेत्सु को ये समझ थी कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं, और वो बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करता था। अगले दिन यूही ने हंजेत्सु की बातें याद की, खासकर वो बात जब उसने पूछा था कि क्या यूही सच में हिना के लिए अपना बेस्ट कर रहा है। इस सोच ने यूही को हंजेत्सु के पास फिर से जाने के लिए मजबूर किया। उसने कहा कि वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि हिना का साथ ठीक से दे सके। यूही ने ये भी पूछा कि हंजेत्सु ने हीरो बनने का सपना क्यों छोड़ दिया। हंजेत्सु ने कहा क्योंकि मैं उड़ नहीं सका, लेकिन यूही जानता था कि इतनी सी बात पर वो अपना सपना नहीं छोड़ सका। फिर हंजेत्सु ने एक कुत्ते की कहानी सुनाई जिसे वो अपने परिवार जैसा मानता था। एक बार वो किसी जगह गया था और वहाँ एक बच्चा रोड पर भागते हुए जा रहा था। तभी एक गाड़ी आ गई। हंजेत्सु थोड़ी देर झिझका, लेकिन उसका कुत्ता नहीं झिझका। वो भागा और उस बच्चे को बचा लिया। हंजेत्सु ने खुद को उस देरी के लिए दोषी माना और तभी से उसने खुद को हीरो बनने लायक नहीं समझा। उसे ये भी पता था कि हिना और यूही कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे शायद वो दुश्मन बन जाएं, लेकिन उसने कहा कि वो उसमें टांग नहीं अड़ाएगा, बस चाहता है कि यूही और स्ट्रॉन्ग बने हिना का हीरो बनने के लिए। लूडो ने ये भी कहा कि अगर यूही हंजेत्सु को हरा दे तो वो उसे नोई के पास्ट के बारे में बताएगा। थोड़ी ही देर बाद सबको एक मड गोलेम की मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वो उनका इंतजार कर रहा है, तो सब निकल पड़े उसे ढूंढने। हिना भी साथ चल दी। जैसे ही उन्हें गोलेम मिला वो बिना कोई मौका दिए हमला कर बैठा, लेकिन हंजेत्सु ने उसे दूर फेंक दिया। हिना ने भी एक जोरदार किक मारी, लेकिन गोलेम ने उसे पूरी तरह ब्लॉक कर लिया और फिर भाग गया। यूही ने ग्रुप को अलग अलग होकर ढूंढने का आइडिया दिया और खुद हंजेत्सु के साथ जाने का सोचा। उसने कहा कि गोलेम हमेशा उसे टारगेट करता है, हिना को नहीं, और ये वाला तो उसे देखकर भाग भी गया, मतलब वो फिर से उसी पर हमला करेगा। यूही ने माना कि वो अभी भी कमजोर है और शायद बाकी सबको खतरे में डाल सकता है, लेकिन हंजेत्सु ने उसे समझाया कि अपनी लिमिट्स को जानना ही असली स्ट्रेंथ की शुरुआत है। हंजेत्सु ने बताया कि उसे अक्सर सपना आता है जिसमें वो खुद एक सीढ़ी की तरह यूही के रास्ते में खड़ा होता है, जैसे उसका दिल कह रहा हो कि यूही एक दिन उसे पार कर जाएगा। हंजेत्सु ने वहीं तय कर लिया कि अब से वो यूही की सख्त ट्रेनिंग शुरू करेगा। तलाश के दौरान गोलेम फिर से यूही पर झटपटा, लेकिन यूही ने उसका अटैक चकमा दे दिया। गोलेम फिर हंजेत्सु के अटैक से बचता रहा और जब यूही फिसला तो गोलेम ने झपट्टा मारा। हंजेत्सु ने बीच में आकर यूही को धक्का दिया और खुद गोलेम की जबरदस्त मार झेल ली। वो एक पहाड़ी से नीचे गिर गया और बहुत बुरी तरह घायल हो गया। उसने लूडो को अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की जिम्मेदारी दी। जाने से पहले उसने यूही से कुछ
आखिरी शब्द कहे जो उसे अंदर तक झकझोर गए। कुछ ही देर में हिना आई और एक ही पंच से गोलेम को खत्म कर दिया, जिससे आधा पहाड़ ही ढह गया। ये हादसा न्यूज पर आ गया और हंजेत्सु की मौत की खबर भी सबको मिल गई। अगले कुछ दिनों में हिना ने खुद को पूरी तरह ट्रेनिंग में झोंक दिया, बार बार हंजेत्सु का नाम लेते हुए। हिसामी इस बीच यूयूही से मिलने आई बात करने के लिए। उसने माना कि शायद उसे हांजेत्सु के लिए फीलिंग्स थी, क्योंकि उसकी मौत की खबर सुनते ही वो रोने वाली हो गई थी। उसे लगा यूयूही भी दुखी है, तो उसने उसे गले लगाकर तसल्ली देने की कोशिश की। यूयूही ने वो हग एक्सेप्ट किया, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया और हिसामी को छू लिया, जिससे हिसामी ने उसे दूर धक्का दे दिया। इसके बावजूद दोनों बाद में हंसने लगे। हिसामी रो रही थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराई ताकि वो दिखा सके कि वो मैच्योर बनने की कोशिश कर रही है। जब यूही घर वापस आया तो नॉय ने कहा कि अगर रोना है तो रो लो। यूही ने सोचा कि कभी वो चाहता था हंजेत्सु गायब हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं था। उसी वक्त एक बंदा उसके पीछे आया और अपना नाम मिकाजुकी बताया। वो हंजेत्सु का छोटा भाई और क्रोमू का एक नाई था। मिकाजुकी ने यूयूही को ड्यूल के लिए चैलेंज किया, लेकिन यूयूही ने मना कर दिया, जिससे मिकाजुकी रोता हुआ भाग गया। अगली सुबह यूयूही ब्रेकफास्ट के लिए बहनों के घर गया और देखा मिकाजुकी वहीं है। वो हंजेत्सु का उधार लिया हुआ मंगा वापस करने आया था और उसने यूयूही के लिए बनाए गए खाने का हिस्सा भी खा लिया। स्कूल में यूयूही को झटका लगा जब पता चला कि मिकाजुकी उसी की क्लास में है और बाकी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। बाद में दोनों को बैठकर बात करने का मौका मिला। मिकाजुकी ज्यादा दुखी नहीं लग रहा था हंजेत्सु की मौत पर। उसने यूयूही को कहा कि ये उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि हंजेत्सु भी इंसान ही था। उसने यूयूही को बोला कि हंजेत्सु की मौत के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि प्रिंसेस और दुनिया को बचाने का मिशन अभी बाकी है। फिर मिकाजुकी ने यूयूही को कैच खेलने बुलाया, लेकिन असल में वो एक बहाना था स्पार करने का। जब यूयूही ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो मिकाजुकी ने उसका मजाक उड़ाया कि वो इतना कमजोर है कि प्रिंसेस को नहीं बचा पाएगा। इससे यूयूही गुस्से में आकर लड़ने लगा। लड़ाई के दौरान यूयूही ने बताया कि हंजेत्सु उसकी जान बचाते हुए मरा था। ये सुनकर मिकाजुकी ने ठान लिया कि उसे यूयूही को हराना है, ताकि वो साबित कर सके कि वो हांजेत्सु से ज्यादा स्ट्रांग है। मिकाजुकी हमेशा से अपने भाई से बेहतर बनने की कोशिश करता था और अब जब हांजेत्सु नहीं है तो उसने यूयूही को हराना ही अपना टारगेट बना लिया। पर तभी हिना आ गई और मिकाजुकी को एक झटके में दूर फेंक दिया। वो बहुत इमोशनल थी और उसने एक काउंटर मूव दिखाया जो उसने हांजेत्सु से सीखा था। उसने दोनों को फिर से लड़ने से मना कर दिया। तभी एक और नाइट आया, नेगुमो। नेगुमो ने बताया कि कुल 12 नाइट्स हैं। अभी तक वो आउल, ब्लैक कैट और स्नेक नाइट से मिल चुका है। उसने सबको बिस्किट हैमर से धरती को बचाने की जिम्मेदारी याद दिलाई और बोला कि दुश्मनों से लड़ते वक्त कई कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं। ये कहकर वो चला गया और मिकाजुकी उसके पीछे हो लिया। यूयूही और उसके दोस्त जब घर लौटे तो यूयूही सोचने लगा कि शायद उसे बाकी बचे 10 नाइट से भी लड़ना पड़ेगा ताकि हिना का मकसद पूरा हो सके। हिना को भी लगता था कि यूयूही एक दिन सबको हराएगा। उधर मिकाजुकी फिर से नेगुमो से लड़ने गया, लेकिन हारकर वापस आया और यूयूही से शिकायत की कि नेगुमो और उसका घोड़ा दोनों बहुत तेज हैं। यूयूही ने उसे इग्नोर किया और बोला कि उसके रूम से निकल और जो गोभी का पौधा खा लिया है उसका पैसा दे। बाद में यूयूही अपने बिस्तर पर लेटा हंजेत्सु की आखिरी ख्वाहिश के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह यूयूही ने पहाड़ पर 2 मड गोलम्स देखे। हिना से संपर्क नहीं हो पाया तो उसने नेगुमो को कॉल किया। नेगुमो ने कहा कि एक बार में एक गोलम पर फोकस करो, अकेले लड़ना रिस्की है। यूयूही को नुआ की वो बात याद आई कि नाइट्स को मिलकर काम करना होता है। उधर नेगुमो को मिकाजुकी फिर मिला। मिकाजुकी ने कहा कि उसे गोलेम्स की ताकत का अंदाजा है, लेकिन फिर भी वो पहले नेगुमो से लड़ना चाहता है। दूसरी तरफ हिना ने एक गोलम को झट से हरा दिया और हैरान रह गई कि ये इतना कमजोर कैसे था। उसे लगा शायद बाकी लोग पहले ही एक गोलम से निपट चुके हैं, लेकिन असल में जो उसने हराया था वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। नेगुमो ने मिकाजुकी की अच्छी पिटाई की और कहा कि वो अभी हांजेत्सु के लेवल के आस पास भी नहीं है। ये सुनकर मिकाजुकी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो फिर से लड़ने खड़ा हो गया। इसी बीच यूयूही ने दूसरा गोलम देखा, पर वो गोलम लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, तो यूयूही ने सोचा वो खुद ही निपटेगा उससे। लेकिन नुआ ने नोटिस किया कि यूयूही का मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। यूयूही को हांजेत्सु की मौत याद आई और वो लड़खड़ा गया। तभी एक लड़की ने उसे बचाया, जो असल में स्नेक नाइट याको थी। यूयूही और याको दोनों ने देखा कि गोलेम भाग गया था, वो लड़ने नहीं आया था। घर लौटने पर यूयूही थोड़ा हिला हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा कि वो खुद को स्ट्रांग मानता था, लेकिन किसी अपने को एक लाश बनते देखने के बाद उसके अंदर से लड़ने की हिम्मत चली गई थी। बाद में याको यूयूही से मिलने आई
उसने खुद को और अपने साम साथी शी को इंट्रोड्यूस किया। नोआ ने शी से पूछा कि उसे कुछ पुराने दिनों की याद है क्या, लेकिन शी ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं। उसने बताया कि पिछली लड़ाई में स्नेक नाइट बहुत जल्दी मर गया था लिजर्ड नाइट को बचाते हुए। नोआ ने माफी मांगी, कहा कि उसकी जान बचाने के बावजूद उसका नाइट ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। शी ने कहा कि शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं, उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जाने से पहले याको ने यूयूही को सीधे बोल दिया कि अब तू लड़ाई मत कर, तू बस सबके लिए बोझ है। बाद में यूयूही ने नोआ से पूछा कि उसे पहले कब बचाया गया था। नोआ ने बताया कि शी की कुर्बानी बेकार गई क्योंकि उसका नाइट भी थोड़ी ही देर में मारा गया। यूयूही ये नहीं चाहता था कि हंजुत्सु की मौत बेकार जाए, इसीलिए उसने लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। अगले दिन यूयूही को पता चला कि एक और मिट्टी का गोलेम आया है। वो उससे लड़ने निकल पड़ा, जबकि नोआ ने उसे मना किया कि याको और नागुमो को ये करने दो। इस बीच हिना को वही गोलेम मिल गया जो पिछले दिन भाग गया था। नागुमो को फिर से मिकाजुकी परेशान करता दिखा। नागुमो को लगा कि मिकाजुकी को सबक तभी मिलेगा जब उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं। याको ने यूयूही को बेहोश कर दिया ताकि वो बीच में ना आए। फिर याको की टक्कर उस गोलेम से हुई जिसे हिना कल नहीं मार पाई थी। यूयूही को लगने लगा कि वो बहुत कमजोर है और किसी काम का नहीं, लेकिन वो बार बार दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता था। उसे एक हीरो बनना था और खुद लड़ना था। उसे लगा कि नोआ को भी शायद इस बात का गिल्ट होता होगा कि उसे शी और लूडो से अपनी हिफाजत करवानी पड़ी। नोआ ने कभी यूयूही की मदद की थी उसके दादाजी को बचाने में, और तभी से यूयूही उसे अपना करीबी दोस्त मानता था। अब वो उसके साथ मिलकर लड़ना चाहता था। दृढ़ निश्चय के साथ यूयूही गोलेम पर टूट पड़ा और उसे उड़ा दिया। उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। उसी वक्त नागुमो ने मिकाजुकी को काबू में करके उसे दूर फेंक दिया, लेकिन मिकाजुकी ने अपनी शक्ति से कई सॉफ्ट कुशन जैसे टुकड़े बना लिए और उन्हीं से उछलकर नागुमो पर अटैक कर दिया। यूयूही को हैरानी हुई कि वो हंजुत्सु की टेक्निक यूज कर पा रहा है और उसने गोलेम को फिर से पटका। नोआ और याको दोनों चौंक गए, लेकिन तभी पिछला भागा हुआ गोलेम वापस आया और बचे हुए गोलेम को खा गया, जिससे वो और ज्यादा ताकतवर हो गया। हिना दौड़ी और उसे सिर पर मारा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार मुक्का मारा और गोलेम को दूर फेंक दिया। यूयूही को समझ आया कि हंजुत्सु ने अपनी आखिरी इच्छा से सारी लड़ाई की तकनीकें उसे दे दी थी। इमोशनल हो गया यूयूही और रोने लगा। याको ने कहा कि अगर यूयूही न होता तो शायद वो खतरे में पड़ जाती। उसी रात यूयूही ने सपना देखा जिसमें वो अपने ही आसमान में था और हिना वहां आई और बोली कि वो उसे इनाम देना चाहती है क्योंकि वो अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन यूयूही को लगा कि उसने ये सब खुद नहीं कमाया, तो वो इनाम का हकदार नहीं है। जब वो उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसने गलत सोचा। स्कूल जाते वक्त यूयूही की मुलाकात नागुमो से हुई। नागुमो ने कहा कि अगर मिकाजुकी ने उसे चैलेंज किया तो मना मत करना, नहीं तो वो लड़ाई के बीच दिक्कत करेगा। नागुमो ने ये भी बताया कि याको उसे थैंक यू बोलना चाहती है और शायद उसका नंबर मांगना चाह रही है, लेकिन यूयूही को लग रहा था कि उसे थैंक्स की जरूरत नहीं है। स्कूल में मिकाजुकी आया और उसे फाइट के लिए चैलेंज किया। यूयूही ने मना कर दिया क्योंकि हिना ने समझाया था कि नाइट्स को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। वैसे भी उसे भरोसा था कि हंजुत्सु की टेक्निक बेस्ट है और टेस्ट करने की जरूरत नहीं। बाद में यूयूही घर लौटा तो याको ने कॉल करके उसे थैंक्स कहा और बाहर चलने को कहा। यूयूही मान गया, लेकिन तभी मिकाजुकी आया और बोला कि उसने याको को किडनैप कर लिया है और उसे ड्यूल के लिए बुलाया। यूयूही मजबूरी में गया, लेकिन याको सही सलामत ही। याको ने कहा कि हो सकता है हंजुत्सु की टेक्निक का एक हिस्सा मिकाजुकी को ट्रांसफर करने के लिए ही हो, क्योंकि वो उसका छोटा भाई है। फाइट के बाद यूयूही को लगा कि वो अभी भी सारी टेक्निक अच्छे से नहीं जानता। मिकाजुकी अब भी उसे टक्कर दे रहा था। मिकाजुकी ने उसके हाव भाव से समझा कि वो कुछ सोच में है और उसे टाइम लेने को कहा। यूयूही अब भी हिना के साथ मिलकर दुनिया खत्म करना चाहता था, लेकिन अब उसे अपने आसपास के लोगों की भी परवाह होने लगी थी। मिकाजुकी चला गया और यूयूही याको से कुछ कहने ही वाला था कि मिकाजुकी फिर लौटा और उन्हें कुछ दिखाने बुलाया। वहाँ मिट्टी का वही गोलेम पड़ा था जिसे हिना ने उड़ाया था। तभी उस गोलेम के मुंह से एक आदमी बाहर निकला। अब लड़ाइयाँ और भी खतरनाक होने वाली थी। नुई ने उसे पहचान लिया। वो वही खतरनाक जादूगर था जिससे उन्हें लड़ना था। अगली सुबह यूयूही चौंक गया जब हिना और मेगुमो उसके कमरे में थे। वो उसे ब्लैक एट नाइट से मिलवाने आए थे, जिसने अपना नाम हायू बताया। फिर सब साथ में खाने
बचाने गए। यूयूही ने मेगुमो को बताया कि वो फ्यूज मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और जादूगर से भी सामना हो चुका है। मेगुमो ने कहा कि अब सबको इकट्ठा करना होगा अगली लड़ाइयों के लिए। यूयूही ने पूछा कि ऑल नाइट कौन है, तो मेगुमो ने बताया कि वो अभी बच्चा है और लड़ाई के लायक नहीं। यूयूही को एक बात ध्यान में आई, जितने भी मिट्टी के गोलेम उसने देखे थे उनके पास अलग अलग नंबर की आंखें थी, 1 से 7 तक, लेकिन 6 आंखों वाला कोई नहीं मिला। मेगुमो ने कहा कि हो सकता है कोई और स्ट्रॉन्ग बंदा उसे हरा चुका हो, वरना 7 आंखों वाला गोलेम नहीं आता। घर जाते वक्त यूयूही सोचने लगा कि अगर उसने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो हंजुत्सु की सारी टेक्निक बर्बाद हो जाएंगी। फिर याको उसके घर आ गई और बोली कि वो उसके लिए खाना बनाएगी। थोड़ी देर बाद हिना भी आ गई तो याको ने उसे भी डिनर पर रोक लिया। डिनर के बाद मिकाजुकी आया और बोला कि उसने 2 और नाइट्स ढूंढ लिए हैं, मचाई टर्टल नाइट और सुबारू चिकन नाइट। चिकन फैमिलियर ने बताया कि दोनों लड़कियां पहले एक मिट्टी के गोलम को हरा चुकी हैं, लेकिन सबारू ने साफ किया कि वो उनकी मास्टर की कुर्बानी की वजह से मुमकिन हुआ था तलवार मछली वाले नाइट की। अगले दिन यूयूही को एहसास हुआ कि बस 2 और नाइट्स की जरूरत है ग्रुप पूरा करने के लिए। उसे वो 3 लेजेंडरी नाइट्स याद आए जिनका जिक्र नोई ने किया था, लेकिन तभी आखिरी 2 नाइट्स उसके सामने आ गए। यूयूही ने झट से हिना को खबर दी कि सारे 12 नाइट्स इकट्ठा हो चुके हैं। हिना ने उसे सबको इकट्ठा करने को कहा। दोनों नए लोग मेगुमो से मिले और अपना नाम बताया, टेरू चूहा नाइट, और हाना को माउंटीस नाइट, उल्लू नाइट जो कि एक लड़का था और नाम था तेऊ, उसे भी बुला लिया गया। हिना ने यूयूही से पूछा कि क्या वो इस दुनिया से प्यार करता है, क्योंकि उसे लगता था कि लड़ाई के बाद यूयूही ही उसे रोकेगा। यूयूही ने उसे भरोसा दिलाया कि वो पूरी तरह समर्पित है। छोटे नाइट्स थोड़े डरे हुए लग रहे थे पुरानी कुर्बानियों की बात सुनकर, लेकिन हिना ने एक जबरदस्त स्पीच दी जिससे सबका जोश बढ़ गया। अगले दिन याको यूयूही के घर मूवीज लेकर आई, जिससे वो हैरान रह गया क्योंकि उसे लगा नहीं था कि याको को ऐसी फिल्में पसंद होंगी। उसने याको की कॉस्प्ले हॉबी का जिक्र किया, लेकिन याको ने बात काट दी और चली गई। असल में याको को कॉस्प्ले करना बहुत पसंद था, लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि दूसरों को दिखा सके। उसे लगता था लोग उसे अजीब समझेंगे। जब वो और यूयूही पहली बार मिले थे तब याको इतनी चुप नहीं थी। उस वक्त उनकी मुलाकात नोई और यूयूही जैसी ही थी। याको ने पहले शी को लकड़ी की तलवार से भगाने की कोशिश की, लेकिन शी ने उससे विनती की कि बस एक बार बात सुन ले। बात सुनने के बाद याको ने तुरंत अपनी विश यूज करने का फैसला किया। वो अपनी मौत तक इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने विश की कि उसकी फैमिली मुस्कुराती रहे, चाहे वो रहे या ना रहे। शी को तब वो थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उधर यूयूही और हिना नगुमो से मिले जो सुबह की ट्रेनिंग कर रहा था। नगुमो ने उन्हें ब्रेकफास्ट पर बुला लिया, भले ही वो बेरोजगार था। ब्रेकफास्ट के दौरान नगुमो ने बताया कि उसकी बीवी और बेटा है, लेकिन अब वो उनसे अलग रह रहा है। वो पहले पुलिस में था, लेकिन हाल ही में छोड़ दिया। वो नाइट तब बना जब वो एक केस पर था जिसमें कोई मासूम लोगों पर हमला कर रहा था। तभी उसे हॉर्स नाइट मिला। जब वो और उसका जूनियर गश्त पर थे तो उसने घोड़े की आवाज सुनी। जैसे ही उसे अपने साथी की चीखें सुनाई दी, वो भागा और हमलावर को पकड़ा। हालांकि उसका साथी घायल हो गया। उन्होंने हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन जब वो उसे स्टेशन लाया तब पता चला कि वो पुलिस चीफ का बेटा था और उसे हमेशा बचाया गया था। गुस्से में आकर नगुमो ने बाप बेटे दोनों को मुक्का जड़ दिया और नौकरी छोड़ दी। नगुमो ने कहा कि उसने खुद को कभी सही मायनों में हीरो नहीं माना। एक सच्चा हीरो कभी कुछ भी करके जीतने की सोच नहीं रखा। उसी रात यूवी को फिर से हिना अपने ड्रीम वर्ल्ड में ले गई। हिना ने बताया कि ये सपना उसने बनाया है और जिसे चाहे इसमें बुला सकती है। दूसरी तरफ हायू ब्लैक कैट नाइट भी एनिमस की दुनिया में जा सकता था। लगता था कि हायू और एनिमस पहले से दूसरे को जानते थे। कैट फैमिलियर को भी ये बात पता थी, लेकिन हायू अब भी कंफ्यूज था कि एनिमस उसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है। हायू फिर हिसामी के पास गया टाइम ट्रेवल और उससे जुड़े थ्योरीज के बारे में पूछने। उसके जमाने में ये चीजें नामुमकिन मानी जाती थी, लेकिन लौटते वक्त उसे एनिमस मिला। एनिमस को पता था कि हायू यूनिवर्स के राह जानना चाहता है, तो उसने उसे ऑफर दिया कि वो उसकी मदद करेगा, क्योंकि वही एनिमस की भी चाहत थी। एनिमस ने उसे नाइट्स छोड़कर अपनी साइड आने को कहा, लेकिन मचाई और सबारू आ गए और एनिमस को भगा दिया। हायू को लगा कि एनिमस फिर से जरूर आएगा, और हुआ भी ऐसा। अगली बार जब वो मिले तो हायू ने सीधे पूछा क्या एनिमस फ्यूचर से है। एनिमस ने ना नहीं कहा और बताया कि उसने फ्यूचर वर्ल्ड को तबाह कर दिया है और अब वो पास्ट में आकर हर चीज की शुरुआत देखना चाहता है। ये सुनकर हायू ने अपना फैसला लिया। उसने अपनी ताकत से खुद का मिट्टी का गोलम बना डाला और कहा कि वो अपनी ताकत इंसानियत की भलाई के लिए यूज करेगा और एनिमस की गलत ख्वाहिशों को खत्म करेगा। उसे हैरानी हुई जब तेयू आउल नाइट ने एनिमस का साथ देने का फैसला किया। एनिमस ने उसे हटा दिया और हायू ने तय किया कि वो तेयू की सच्चाई अभी सबको नहीं बताएगा। पहले वो उसके इरादे समझना चाहता था। उसे लगा तेयू खुद भी एनिमस के साथ जाकर बहुत खुश
खुश नहीं था। उधर यूयू ही पहाड़ों में मिट्टी के गोलम्स के लिए गड्ढे खोद रहा था और अपनी स्पीड बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे जमीन में एक डिब्बा मिला जिसमें उसके नाम एक खत था। खत पढ़कर यूयू ही को समझ आया कि ये स्वॉर्डफिश नाइट का लिखा हुआ था जो फ्यूचर देख सकता था। वो जानता था कि यूयू ही यहाँ खुदाई करेगा, इसलिए उसने पहले से खत दबा दिया था। मिकाजुकी को रास्ते में सबारू मिला और दोनों ने मिलकर एनिमस को ढूंढने का फैसला किया। यूयू ही को स्वॉर्डफिश नाइट की एक डायरी भी मिली जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में लिखा था। स्वॉर्डफिश नाइट ने बताया कि वो 500 साल तक जिंदा रहा। 5 साल की उम्र में वो समंदर में खो गया था और एक तट पर बहकर पहुंचा जहां एक साधु से मिला जिसने उसे शिष्य बना लिया। सालों की साधना के बाद उसे सब कुछ देखने की शक्ति मिली। वो दुनिया की हर चीज देख सकता था। एक दिन साधु एक लड़का लेकर आया जो युद्ध में अनाथ हो गया था। वो लड़का उन समुराई से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसका गांव जलाया था। ट्रेनिंग के बाद वो गया लेकिन हार कर लौटा और कुछ वक्त बाद चल बसा। सदियों में उस नाइट ने कई शिष्यों को ट्रेनिंग दी लेकिन सब एक एक कर मरते गए। उसके अनुभवों ने उसे सिखाया कि वो कोई भगवान नहीं, बस एक आम इंसान है। एक दिन उसकी मुलाकात मचाई और सुबारू से हुई। सुबारू रो रही थी क्योंकि मचाई ने उसका स्नैक खा लिया था। नाइट ने बीच बचाव किया और मचाई से कहा कि अगर वो पार्क साफ कर दे तो वो उसे नया स्नैक दिला देगा। दोनों में सुलह हो गई और नाइट को लगा ये दोनों ही उसके आखिरी शिष्य बनेंगे। उसकी ताकतें धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तभी उसकी मुलाकात स्वॉर्डफिश से हुई जिसने उसे नाइट की उपाधि दी। नाइट ने स्वॉर्डफिश से कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि वे तब मिले जब वो अपनी सबसे कमजोर हालत में था। उसने बताया कि उसके पास जीने के लिए बस 1 महीना बचा है। ये सुनकर स्वॉर्डफिश चौंक गया और तय किया कि वो उसकी मदद करेगा ताकि बाकी नाइट्स के लिए वो कुछ छोड़कर जा सके। आगे के समय में नाइट ने मचाई और सुबारू को लड़ाई की ट्रेनिंग दी। उसने उन्हें ऐसा डुओ बनाया जिसमें एक ढाल बने और दूसरा भाला। जब उसकी जिंदगी का अंत नजदीक आया उसने माना कि 500 साल जीने के बाद भी उसे मौत से डर लगा है। जब यूयू ही जर्नल के आखिरी पन्नों तक पहुंचा उसने पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि वो पहले से जानता था अंत क्या होगा। नाइट ने यूयू ही के लिए एक आखिरी संदेश छोड़ा था, राजकुमारी का ध्यान रखना। इस दौरान सुबारू ने मिकाजुकी को उस लड़ाई के बारे में बताया जो उनके ग्रुप और 6 आंखों वाले मड गोलम के बीच हुई थी। एक दिन उनके मास्टर का बर्ताव थोड़ा अजीब हो गया। उन्होंने मड गोलम की जानलेवा मंशा के बारे में बताया और दोनों लड़कियों को पहाड़ पर ले गए। वो जानता था कि वो मर जाएगा लेकिन चाहता था कि दोनों लड़कियां बच जाएं और अपनी ताकत से लड़ना सीखें। लेकिन सब प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। मड गोलम ने उन पर हमला कर दिया। मास्टर ने स्पेल से उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो उसके सीने में चुभ गए। उसने लड़कियों से कहा कि अब उन्हें खुद कुछ करना होगा। मचाई ने सुबारू को खींचकर एक प्लान बनाया। वहीं स्वॉर्डफिश दूर से देख रहा था और उसे लगा मास्टर की सीख अधूरी थी। उसे लगता था कि मौत के बारे में नहीं, जिंदा रहने की जिद के बारे में सिखाना चाहिए था। आखिर में स्वॉर्डफिश को बीच में कूदना पड़ा। उसने मड गोलम के सिर पर वार किया और लड़कियों से कहा कि अब ये खत्म करो। दोनों ने मिलकर एक मजबूत ढाल बनाई जिससे वे हमलों को रोक सकी और फिर उसी ढाल को हथियार बनाकर गोलम को खत्म कर दिया। बाद में मास्टर ने उन्हें समझाया कि हमेशा एक दूसरे की कमियों को समझो और साथ मिलकर काम करो। उसने कहा अगर कभी एनिमस से मिलो तो बताना चाहे वो सर्वज्ञ हो या मैं, हम दोनों बस इंसान हैं, भगवान नहीं। लड़कियां मदद लाना चाहती थी लेकिन मास्टर ने स्वॉर्डफिश से कहा कि वो चाहता है ये दोनों उसे पीछे छोड़ दे और आगे बढ़े। फिर वो शांत अपने पुराने शिष्यों से मिलने। सुबारू बहुत दुखी थी क्योंकि कोई नहीं जानता था मास्टर कहाँ से आया था। लोग ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वो कभी था ही नहीं, जबकि सच्चाई कुछ और थी। मिकाजुकी मास्टर से बहुत प्रभावित था और अफसोस कर रहा था कि काश वो उसे पहले मिला होता। कुछ दिन बाद यूयूही और हिना ने हानाको और तेरू को ट्रेनिंग देना शुरू किया। नोई ने सुझाव दिया कि अटैक पर कम और डॉजिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि सरवाइव करने का चांस बढ़े। हिना को बात जमी तो उसने तय किया कि अब वो खुद अटैक करेगी और हानाको तेरू डॉज करेंगे। ट्रेनिंग के बीच मिकाजुकी ने अचानक कॉल किया और यूयूही को मना लिया कि चलो सबको समर कैंप पर ले चलते हैं। हिना को आइडिया अच्छा लगा तो सब लोग बीच पर पहुंच गए। हायू और नगुमो मछली पकड़ने चले गए और टेयू, यूयूही और हानाको किनारे पर रह गए क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। बाकी सबने उन्हें बुलाया पानी में आने के लिए लेकिन उन्होंने मना कर दिया जब तक हिना ने आवाज नहीं लगाई। यूयूही तो भागता हुआ पहुंच गया। शाम को मिकाजुकी ने बोला चलो लड़के बियर पीते हैं, लेकिन टेयू गेम खेलने लग गया और बाकी दोनों सोना चले गए। तेरू नाबालिग था तो उसने पानी से काम चलाया। मिकाजुकी ने तेरू से पूछा कि क्या वो हानाको को डेट कर रहा है। तेरू ने कहा नहीं, हम बचपन के दोस्त हैं। लेकिन उसके माउस ने बोल दिया कि हानाको तो इतनी क्लोज है कि खिड़की से उसके कमरे में आ जाती है। नोई ने जोड़ा कि हिना भी कई बार यूयूही के कमरे में चढ़ जाती है। ये सुनकर मिकाजुकी जलने लगा और चिल्ला दिया कोई इस कौवे को बचाओ। यूयूही वॉक पर गया और फिर सोने चला गया। मिकाजुकी को सुबारू मिली जिसने उसे समझाया कि जिंदगी को थोड़ा
सीरियसली लेना चाहिए। बीच पर चलते हुए यूयूही ने देखा कि हिना समंदर से लौट रही थी। वो अपनी ताकतों को नए तरीके से आजमा रही थी ताकि पता कर सके उसकी लिमिट क्या है। उधर याकू ने सुन लिया कि हिना इस दुनिया को खत्म करना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे यूयूही पसंद था और वो सब समझना चाहती थी। अगली सुबह फिर से मड गोलम की मौजूदगी महसूस की गई। सब पहाड़ चढ़ गए और फिर वही 7 आंखों वाला मॉन्स्टर आ गया। एनिमस अचानक प्रकट हुआ और यूयूही वहिना को पकड़कर समंदर ले गया। मिकाजुकी उनका पीछा करने निकल पड़ा और नगुमो को बाकी ग्रुप को लीड करने को कहा। एनिमस ने कहा वो बस बात करने आया है और उसका कोई बुरा इरादा नहीं। वहीं बाकी नाइट्स उस क्रिएचर से लड़ते रहे जो थकता ही नहीं था। सबको एक अस्थायी शेल्टर में जाना पड़ा। हायू चाहता था कि किसी तरह उस मॉन्स्टर को छुए क्योंकि उसके पास एक प्लान था। सबने मिलकर उसे मौका देने के लिए उसे डिस्टर्ब किया, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि वो इस क्रिएचर को पूरी तरह हरा पाएंगे बिना जान जोखिम में डाले। इस बीच एनिमस ने यूयूही को बताया कि जो आत्मा हिना के अंदर थी वो असल में एनिमा थी, उसकी छोटी बहन। लेकिन एनिमा कोई आम बहन नहीं थी, वो एनिमस की बची हुई ताकत से बनी थी। एनिमस को सबसे ज्यादा ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एनिमा ने ये पूरा खेल सिर्फ उसे रोकने के लिए क्यों रचा। यूयूही को अब समझ आया कि दुनिया उस हथौड़े से तुरंत क्यों नहीं तबाह हुई। एनिमस भी उन नियमों से बंधा था जो एनिमा ने बनाए थे, लेकिन हिना तो एनिमा नहीं थी। वो उसकी बातें समझ नहीं सकी और आगे बढ़कर समंदर में जोरदार मुक्का मारा जिससे पानी चारों तरफ बिखर गया। इससे 7 आंखों वाले राक्षस का ध्यान भटका और हायू उसके पास जा पाया। हायू ने उस राक्षस के कोर का एक हिस्सा निकाल लिया, लेकिन फिर वो सीधा याको पर हमला करने लगा। मेगुमो ने याको की लकड़ी की तलवार को ताकतवर बनाया ताकि वो बच सके। हायू को तब याद आया कि जो मिट्टी का गोलम उसने पहले बनाया था वो राक्षस उसे निगल चुका था और अब वो उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पा रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए माचाई और सुबारू ने हथियार बनाए और राक्षस पर वार किया। फिर सारे नाइट्स ने मिलकर एक जबरदस्त हमला किया और राक्षस को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यूयूही हिना को किनारे पर वापस लाया। तभी मिकाजुकी भी पहुंच गया, लेकिन एनिमस तब तक भाग चुका था। जब मेगुमो ने मिकाजुकी को बताया कि राक्षस मारा गया है तो वो हैरान रह गया। मेगुमो ने उसे टीम को बीच में छोड़ने के लिए सजा दी। अब मिकाजुकी ही इकलौता होगा जो उस रात की जीत की पार्टी में खाना नहीं खा पाएगा। अगले दिन यूयूही ने देखा कि हायू ने 2 आंखों वाले मिट्टी के गोलम बनाए हैं ताकि नाइट्स उनसे प्रैक्टिस कर सके। ये गोलम बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन मिकाजुकी ने अकेले एक को हरा दिया। इससे साफ था कि वो दिखने जितना कमजोर नहीं था। यूयूही ने मिकाजुकी को कहा कि अब वो आराम करे, अब उसकी बारी है। हिना की उस बात को याद करते हुए कि उनके पास और भी ताकत है, यूयूही ने अपनी ताकत को एक अटैक वाले हथियार की तरह बदलने की कोशिश की जैसे हांजुत्सु करता है, और वो कामयाब भी हो गया। उसने राक्षस के हाथ को नुकसान पहुंचाया। अगले दिन हिना अचानक अपना सारा सामान लेकर यूयूही के घर आ गई। बोली कि वो कुछ वक्त उसके साथ रहना चाहती है क्योंकि वो घर से भाग आई है। यूयूही ने तुरंत हाँ कह दिया। हिना ने बताया कि वो इसलिए भागी क्योंकि उसकी माँ वापस आ गई है। थोड़ी देर बाद हिसामे भी पहुंची हिना को वापस ले जाने, और यूयूही पर नाराज हुई कि उसने उसे परेशान किया। यूयूही कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिसामे की कड़क निगाह देखकर चुप हो गया। जब हिना ने लौटने से मना किया तो हिसामे ने यूयूही को अपने घर ले जाने का फैसला किया ताकि वो दोनों अलग हो जाएं। उसने यूयूही को उसके पापा के रूम में ठहराया। नोई ने नोटिस किया कि हिना और उसकी माँ के बीच रिश्ता ठीक नहीं लग रहा था। बाद में यूयूही को अपने अंकल का फोन आया। वो पूछ रहे थे कि क्या यूयूही गर्मियों की छुट्टियों में घर आएगा क्योंकि अब उसके दादाजी पहले से बहुत बेहतर हैं। यूयूही अपने दादा से मिलने के लिए तैयार नहीं था तो उसने कहा कि बाद में कॉल करेगा। उस रात यूयूही को हिना का सपना आया जिसमें उसने कहा कि वह अपनी माँ से नहीं मिलना चाहती क्योंकि उसकी माँ हमेशा अपने मेडिकल काम में व्यस्त रहती है। हालांकि हिना को अपनी माँ की मदद के लिए समर्पण समझ में आता था, फिर भी वह इस वजह से दुखी थी कि उसकी माँ उसके लिए समय नहीं निकाल पाती। इस बीच हिसामे को किसी से बात करते हुए देखा गया जो शायद हिना के अंदर का एनीमा था। हिसामे ने बताया कि उसने और उनकी माँ ने हिना की बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए फ्रांस में बहुत समय बिताया था। हिना जब छोटी थी तो उनकी माँ की व्यस्तता के कारण वे साल में सिर्फ 2 बार मिलते थे और यही वजह थी कि हिना भावनात्मक रूप से दूर थी। अगले दिन सुबह यूयूही ने हिसामे को जगाया और हिना का संदेश दिया कि वह नाश्ते में नहीं आएगी। ट्रेनिंग ग्राउंड पर टीम ने मिकाजुकी से शिकायत की जो पूरी प्रैक्टिस गोलेम को अपने कब्जे में लिए हुए था, जिससे दूसरों को ट्रेनिंग का मौका नहीं मिल रहा था। यूयूही को इंतजार करना पड़ा जब तक कि मिकाजुकी थक नहीं गया। हिसामे लगातार हिना से घर लौटने का अनुरोध करती रही, लेकिन हिना नहीं मानी। उस शाम हिसामे ने यूयूही से कुछ बियर शेयर करने को कहा। यूयूही ने सोचा कि हिना अपनी माँ से क्यों बच रही है, तो हिसामे ने बताया कि ये शायद 4 साल पहले की बात है जब हिना की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वह 1 हफ्ते तक बेहोश रही थी। उस समय उनकी माँ फ्रांस
फ्रांस में मरीजों के बीच व्यस्त थी और यही कारण था कि हिना और उसकी माँ के बीच दूरी बढ़ गई थी। हिसामे ने यूयूही से पूछा कि क्या हिना उसे नफरत करती है, क्योंकि उसे इस बात का कोई स्पष्ट कारण नहीं पता था कि वह फ्रांस क्यों गई थी और उसे डर था कि हिना उसे नापसंद कर सकती है। यूयूही ने सुझाव दिया कि उन्हें सीधे हिना से बात करनी चाहिए। उसने हिसामे से कहा कि हिना को बच्चे की तरह मत समझो और सीधे बात करो, साथ ही हंसी रखना। यूयूही ने हिसामे को हिना से बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन कुछ देर बाद हिसामे वापस आई और कहा कि हिना सो गई थी और वे बात नहीं कर पाए। हालांकि हिसामे खुश दिख रही थी। अगले दिन यूयूही ने हिना को बताया कि उसकी माँ उस शाम को चली जाएगी। हिना ने वादा किया कि वह उसी रात घर लौटेगी, तो हिसामे ने जाकर उससे बात की। यूयूही उन्हें कुछ प्राइवेसी देने के लिए बाहर चला गया। हिसामे ने हिना से माफी मांगी कि उसने बिना स्पष्ट कारण के उसे फ्रांस भेजा। हिना ने कहा कि वह अपने परिवार से इसलिए बचती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से उनका परिवार टूट गया। हिसामे ने हिना को ऐसा नहीं सोचने दिया और कहा कि उसे इस तरह महसूस करने के लिए वह माफी मांगती है। हिना ने भी माफी मांगी और दोनों बहनों ने अपने मुद्दे सुलझा लिए। हालांकि हिना अभी भी अपनी माँ का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। यूयूही ने उसका पीछा किया और उसे वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन हिना डर रही थी कि उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती होगी। हिना ने नदी पार कर ली और यूयूही ने अपनी क्षमताओं से उसका पीछा किया और उसे यकीन दिलाया कि अगर उसे डर लग रहा है तो वह उसके साथ जाएगा। जब वे वापस लौटे तो हिना की माँ दौड़ते हुए आई और उसे गले से लगा लिया। रोते हुए परिवार में सुलह हो गई। उस शाम यूयूही ने अपने चाचा को कॉल किया और कहा कि वह अपने दादा से मिलने जाएगा। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान यूयूही ने देखा कि हिना किसी अजनबी को लेकर आई थी। नोए ने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रिंसेस एनीमा थी, लेकिन एनीमा को नोए की कोई परवाह नहीं थी। हिना को यह समझ में नहीं आया कि एनीमा उस सुबह उसके पास क्यों आई थी। यूयूही ने टीम को एनीमा के बारे में बड़े को बुलाया और उसे घुटने टेकने का आदेश दिया। फिर उसने उसे एक यूनिकॉर्न में बदल दिया और नागुमो को आधिकारिक रूप से लेजेंडरी यूनिकॉर्न नाइट के रूप में घोषित कर दिया। एनीमा ने उस स्पेस को खत्म किया और सभी को उनके घर वापस भेज दिया। यूयूही ने महसूस किया कि 12 बीस्ट नाइट्स 3 समूहों में बंटे हुए थे और हर समूह से एक व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से लेजेंडरी नाइट बनना था। नागुमो पहला था और बाकी 2 का पहचानना अभी बाकी था। अचानक एक 8 आंखों वाला कीचड़ गोलेम आया। हिना ने कॉल किया कि वह नहीं आ सकती क्योंकि एनीमा ने उसकी ताकत छीन ली थी। उसके पास एक ही अनुरोध था कि नाइट्स मरे नहीं। टीम ने पहाड़ी पर इकट्ठा होकर एनीमा और उस 8 आंखों वाले मॉन्स्टर का सामना किया। मिकाजुकी ने जल्दी से 2 लड़कियों को मॉन्स्टर के हमले से बाहर खींच लिया। हायू ने अपना गोलेम भेजा, लेकिन वह एक ही हमले में नष्ट हो गया। तभी नागुमो आकाश से एक ड्रिल की तरह गिरा और मॉन्स्टर की पूंछ तोड़ दी। एनीमा और मॉन्स्टर भाग गए और नाइट्स अस्थायी रूप से सुरक्षित हो गए। ट्रेनिंग में वापस हायू ने एक 3 आंखों वाला कीचड़ गोलेम बनाया जिसमें सिर पर एक हाथ था। इसका मुख्य हथियार उसकी तेज दांत थे। यूयूही ने हारू की शक्ति के बारे में जाना जो अणुओं के तापमान को बढ़ाकर आग बना सकती थी, और हानाको की शक्ति के बारे में जो पदार्थ को ठंडा कर सकती थी। यूयूही और हानाको दोनों अपने तकनीकों के नाम नहीं रखना चाहते थे, लेकिन बाकी सभी को लगता था कि तकनीकों का नाम रखना ज्यादा कूल बनाता है। जब यूयूही घर लौटे तो वह हैरान रह गए कि एनीमा छत से उल्टा लटक रही थी। वो उसे पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रही है और एनीमा जवाब देती है कि उसे कुछ खाने का मन था। यूयूही ने उसे इंस्टेंट नूडल्स का कप दिया, लेकिन वो काफी नहीं था, तो अनीमा ने और खाने की मांग की। यूयूही ने शर्त रखी कि अगर अनीमा उसे यह बताएगी कि हिना को कैसे ठीक किया जाए तो वो और देगा। अनीमा ने बताया कि खाने से उसकी ऊर्जा भरती है जिसे वो हिना को ट्रांसफर कर रही है। नोई ने कहा कि याको और टेरे को कॉल किया जाए क्योंकि दोनों खाना बनाने में माहिर हैं। अनीमा ने जल्दी से एक पोर्टल बनाया और दोनों को बुला लिया। याको शर्माई हुई थी क्योंकि उसे फिर से कॉस्प्ले में पकड़ा गया था। जब उन्होंने अनीमा के लिए खाना तैयार किया तो टेरे ने पूछा कि बाकी के 2 चुने हुए लेजेंडरी नाइट्स कौन हैं। अनीमा ने उनके नाम नहीं बताए जिससे सभी कंफ्यूज हो गए। उस दोपहर यूयूही पहाड़ पर गया था ताकि 8 आंखों वाले मॉन्स्टर के लिए गड्ढे खोद सके। उसने कई गड्ढे खोदने की कोशिश की ताकि उसे पकड़ने के चांस बढ़ सके। मिकाजुकी वहां से गुजरते हुए उसे बियर पीने के लिए बुलाया। अगले दिन अनीमा और 8 आंखों वाला मॉन्स्टर फिर से आ गए। 20 नाइट्स जल्दी से इकट्ठे हो गए। नागुमो ने देखा कि मॉन्स्टर की पूंछ फिर से उगाई थी और उसने पहला हमला किया, लगातार ड्रिल किक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन सबको लगा कि नागुमो जल्दबाजी कर रहा था और अंत में उसे बाहर फेंक दिया गया। बाकी लोग उसे सपोर्ट करने के लिए आए। नागुमो को शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने छोटे नाइट्स के सामने दिखावा किया और असफल हो गया। टेरे ने मॉन्स्टर के सिर पर पानी डाला और उसे आग के हवाले कर दिया जिससे वो डर गया। ह्यू के कीचड़ गोलेम ने मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए रोका, लेकिन वो तेजी से घूमा
और एक बवंडर बना दिया जिससे पलटवार किया। दोनों लड़कियों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर मॉन्स्टर पर हमला किया, लेकिन वो चूक गए। नागुमो ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को जकड़ लिया। अब वो झगड़ा हुआ था और समूह ने आसानी से उसे हरा दिया। बाद में अनीमा ने हिना को बताया कि बीस्ट नाइट्स ने कीचड़ गोलेम को हराया। अनीमा फिर से खाने की तलाश में निकल गई। कहानी फिर टेरे और हानाको पर शिफ्ट हो गई। एक आम दिन पर दोनों अचानक माउस नाइट और मंतीस नाइट बन गए। माउस नाइट ने देखा कि हानाको काफी रिजर्व्ड और इमोशनली डिस्टेंट है, जो उसे मंतीस नाइट के लुक से मेल खाता था। बहादुर लोग आमतौर पर मंतीस के साथ होते थे, जबकि डरपोक लोग माउस के साथ। टेरे सोच रहा था कि उसे क्या विश करना चाहिए। उस शाम उसने जाना कि हानाको ने एक क्रिमिनल की मौत की दुआ की थी, जो खबरों में था। माउस नाइट ने नाखुशी से कहा कि दूसरों की मौत की दुआ करना कर्म के परिणाम लाएगा। हानाको ने निश्चिंत होकर कहा कि वो इसके परिणाम को स्वीकार करेगी। टेरे ने अपनी विश की कि हानाको एक घातक चोट से बच जाए। माउस नाइट ने समझाया कि इस विश को काम करने के लिए हानाको को घायल होने पर होश में रहना होगा, क्योंकि तात्कालिक मौत से यह प्रभावी नहीं होगा। वापस वर्तमान में टेरे को हानाको के प्रति अपने जज्बात का एहसास हुआ, लेकिन हानाको को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब यूयूही और मिकाजुकी बियर पीने के दौरान खाना खा रहे थे, तो ग्रुप ने टेरे से कहा कि वो हानाको से अपने जज्बात का इजहार करे। हिना ने आकर किताब लौटाई जो उसने यूयूही के कमरे में रात बिताने के बाद उधार ली थी। मिकाजुकी ने उनके रिश्ते का मजाक उड़ाया, लेकिन यूयूही और हिना ने साफ किया कि उस रात कुछ खास वजह से ऐसा हुआ था। हिना ने गर्मागर्म महसूस करते हुए कहा कि चलो हम छत पर बैठकर थोड़ी ठंडी हवा खा लेते हैं। कुछ देर बाद टेरे ने हानाको को बुलाया कि वो कभी उसके साथ छत पर बैठे, लेकिन वो शायद इसमें रुचि नहीं दिखी। उस रात टेरे सो नहीं सका, सोचते हुए कि उसे अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए या नहीं। अगले दिन टेरे ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस की ताकि वो यूयूही की तरह ज्यादा आसानी से मूव कर सके। अचानक एक और कीचड़ गोलेम आ गया। इस बार वो लांसर टाइप था और उसके साथ छोटे मिनियंस भी थे। ग्रुप जल्दी से इकट्ठा हुआ और नए खतरे का सामना किया। मिनियंस जल्दी से चारों तरफ से हमला करने लगे, जिससे दोनों लड़कों और लड़कियों को अलग कर दिया। जानते हुए कि पहले छोटे दुश्मनों को खत्म करना जरूरी है, वे जल्दी से उन पर हमला करने का फैसला करते हैं। इस बीच हिना कीचड़ गोलेम का सामना करने के लिए दौड़ी, लेकिन उसकी आक्रमण और बचाव की शक्ति के कारण उसे फायदेमंद स्थिति में नहीं रह पाई। यूयूही ने उसे मदद दी। टेरे ने आग का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसे अचानक गोलेम ने निशाना बना लिया। अपनी नई सीखी हुई तकनीकों की मदद से उसने कड़ी मेहनत करके बचाव किया, लेकिन यह देखकर कि हानाको गोलेम के हमले के रेंज में थी, टेरे ने अपनी शक्तियों से उसे ढाल बनाकर बचाया। दोनों को गोलेम के भाले ने घायल कर दिया। अपने आखिरी क्षणों में टेरे ने हानाको से अपने जज्बात का इजहार किया और हानाको ने कहा कि वो पहले से ही उसके जज्बात जानती थी। फिर टेरे ने एक फायर ब्लास्ट किया, जिससे गोलेम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। उसकी विश एक्टिवेट हो गई और हानाको बच गई। लेकिन मंतीस नाइट ने यह सवाल उठाया कि जब टेरे को पता था कि हानाको जिंदा रहेगी, तो उसने अपनी जान क्यों दी। दूसरी तरफ नागुमो और उसके ग्रुप को दुश्मनों के घेराव में फंसा हुआ पाया गया। इस वक्त मिकाजुकी आया और उन्हें डिफेंस पर फोकस करने का कहा, जबकि वो खुद स्थिति को संभालेगा। मिकाजुकी ने अपनी शक्तियों से मूवमेंट के लिए कई पैड्स बनाए, लेकिन उन्हें मूवमेंट के बजाय उसे स्पीयर्स में बदल दिया, जिससे बहुत सारे दुश्मन खत्म हो गए। बाकी मिनियंस भाग गए और मिकाजुकी थक कर गिर पड़ा। जब वे फिर से इकट्ठा हुए तो सभी टेरे की मौत से शॉक हो गए। नागुमो ने सभी को वापस जाने का आदेश दिया, जबकि उसने बाकी काम खत्म किया। दोनों लड़कियां टेरे की मौत से बहुत दुखी थी। टेरे घबराया हुआ था और ब्लैक कैट नाइट ने पूछा कि हायू और नागुमो को क्यों कोई फर्क नहीं पड़ा। हायू ने कहा कि ऐसी घटनाओं में कोई भी सच में मजबूत नहीं होता। नागुमो ने बाद में अपनी पुरानी असिस्टेंट से कहा कि वो तेरू के मामले को संभाले। उसने अचानक रिपोर्ट किया कि उनके सीनियर ने उसे तेरू के फोन से नागुमो का नंबर डिलीट करने को कहा था और एक गेम का भी जिक्र किया था, जिससे नागुमो को शक हुआ कि एनिमस पुलिस के कामों में दखल दे रहा है। इस बीच मिकाजुकी पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था और हानाको तेरू की मौत पर ज्यादा इमोशनल नहीं हो रही थी। उसे उसकी गैर मौजूदगी को समझने में थोड़ा समय लग रहा था। नोए ने तेरू को एक असली नाइट माना, जो हानाको को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था, भले ही वो जानती थी कि तेरू की इच्छाओं के कारण वह बच जाएगी। अनिमा अचानक यूयूही के पास आई और पूछा कि क्या उसे ताकत चाहिए। यूयूही ने हामी भर दी और उसका हाथ थाम लिया। फिर वो सीधे याको के सामने पहुंच गया। अनिमा ने घोषणा की कि दोनों के बीच लड़ाई होगी, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन ऐतिहासिक नाइट की ताकत विरासत में पाएगा। दोनों ने अपने अपने कारणों से ताकत पाने के लिए लड़ाई का फैसला किया। याको ने अपनी ताकत से लकड़ी की तलवारों को नियंत्रित किया और दूर से हमला किया। यूयूही ने पास आने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसे याको की ताकत से रोका गया और गिरा दिया गया। नॉय ने देखा कि यूयूही में अभी भी लड़ाई का जज्बा नहीं था और
वह अपने असुरक्षा और इस सोच से जूझ रहा था कि वो दूसरों को बचा नहीं सकता। हालांकि उसे हंजुत्सु की ताकत मिल चुकी थी। यूयूही को लगा कि शायद याको को ताकत दे देना ही बेहतर रहेगा। फिर आनिमा ने याको को एक ड्रैगन में बदल दिया। याको ने यूयूही से कहा कि उसे वह पसंद करती है और जरूरत पड़ी तो उसे रोकने की कसम खाई। थोड़ी देर बाद सभी को वापस भेज दिया गया। इस बीच हानाको ने तेरू का एक रूप देखा। दोनों साथ बैठकर पुराने दिनों को याद करने लगे। हानाको ने याद किया कि बचपन में तेरू हमेशा उसके पास रहता था, लेकिन जब भी कुछ होता सबसे पहले वही रोता। जब वह गिरता और चोट खाता तो तेरू उसके लिए रोता। समय के साथ तेरू के आंसू उसकी उदासी को सोखने लगे थे। हानाको हमेशा खुद को उसकी बड़ी बहन समझती थी जिसे उसकी देखभाल करनी थी। हानाको ने सोचा था कि वह और तेरू एक साथ यूनिवर्सिटी जाएंगे, लेकिन जब तेरू ने हाई स्कूल खत्म करने के बाद कुकिंग स्टडीज करने का फैसला किया तो हानाको को खुद की दिशा खोने का एहसास हुआ। उसने हमेशा तेरू की वजह से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जब उसने तेरू को सच्ची खुशी में देखा तो वह अंदर से सुन्न महसूस करने लगी। अपने इमोशंस को फिर से महसूस करने के लिए उसने सोचा कि उसे उसके पास रहना चाहिए। हानाको समझ गई थी कि यह तेरू असल में नहीं था, फिर भी उसने उसकी मौजूदगी के लिए आभार व्यक्त किया जो उसे इमोशनल बैलेंस वापस दिलाने में मदद कर रहा था। फिर वह रूप छोड़कर चला गया और वादा किया कि अगली बार वह युद्ध भूमि पर मिलेगी। थोड़ी देर बाद 9 आंखों वाला गोलेम फिर से दिखाई दिया और पूरी नाइट स्क्वाड काले कपड़ों में तेरू की याद में एकत्र हुई, लेकिन हिना वहां नहीं आ सकी। हानाको जो अब आगे के लिए तैयार थी ने अपने बाल छोटे करवा लिए थे और अपने बुकवर्म वाले रूप को छोड़कर एक योद्धा बनने का मन बना लिया था। मिकाजुकी को शक होने लगा कि कमतर मिनियंस 10 आंखों वाले गोलेम की योजना का हिस्सा हो सकते हैं, जिससे टीम ने दोनों गोलेम्स के खिलाफ सतर्क रहने का फैसला किया। इस बीच नागुमो और याको अपने ऐतिहासिक नाइट रूप में बदलकर लड़ाई के लिए तैयार हो गए। हानाको ने एनिमस से कहा कि वह 9 आंखों वाले गोलेम को खुद संभालेगी। एनिमस ने इसे सोचने के लिए कहा। लड़ाई के दौरान याको और नागुमो ने गोलेम के हथियार को लॉक किया, जबकि मिकाजुकी ने भाले की एक फील्ड से हमला किया। हायू ने एक और गोलेम को रखा जो उस राक्षस की लांस को ब्लॉक कर सका और अंत में वह टूट गई। फिर सबने मिलकर हमला किया और गोलेम को भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि हानाको ने उसकी राह में आकर बर्फ की शंकु छोड़े। उसने अपनी सारी भावनाएं उसमें डालते हुए उसे खत्म करने का काम किया। नॉय ने देखा कि जबकि हांजुत्सु और स्वॉर्डफिश नाइट्स का बहुत सम्मान था, तोरू को सबकी तरफ से एक अनोखी मोहब्बत थी। उसकी विरासत से प्रेरित होकर हानाको ने तय किया कि वह उसकी जगह कुकिंग स्कूल में दाखिला लेगी। एक दिन स्कूल में मिकाजुकी ने यूयूही को एक अच्छा आसान पार्ट टाइम जॉब ऑफर किया। यूयूही ने इंटरेस्टेड होकर हामी भर दी और उसे एक ऑफिस में बॉडीगार्ड के तौर पर काम पर रखा गया। बॉस जो हांजुत्सु सिबलिंग से परिचित था ने तुरंत उसे हायर कर लिया जब उसने सुना कि यूयूही हांजुत्सु का शिष्य है। बाद में यूयूही ने एक स्टेक का खाना खाया और मिकाजुकी ने हिना को भी शामिल होने का न्योता दिया। हिना ने बदले में आनिमा को साथ लिया। खाने के दौरान मिकाजुकी ने अपनी हाई स्कूल की एक कहानी शेयर की। जब हांजुत्सु कॉलेज में था, मिकाजुकी अक्सर अपनी स्ट्रीट फाइटिंग जीतों का बखान करता था, लेकिन हांजुत्सु ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि नौकरी पाने के लिए लड़ाई की ताकत बेकार होती है। इसे साबित करने के लिए हांजुत्सु ने यह दिखाया कि मिकाजुकी को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। मिकाजुकी ने अपनी हार का कारण हांजुत्सु की उम्र के फायदे को बताया, जिसके बाद हांजुत्सु ने कहा कि जब मिकाजुकी बड़ा होगा तो फिर से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मिकाजुकी को लगता था कि हांजुत्सु के पास अपनी ताकत का कोई राज है और उसने उसे पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन मिकाजुकी को कुछ गैंगस्टर्स ने पकड़ लिया जिन्होंने सोचा कि वह हांजुत्सु पर नजर रख रहा है। उन्होंने उसे पूछताछ किया, लेकिन मिकाजुकी ने उन्हें उकसाया और वे उसे पकड़कर ले गए। गैंगस्टर्स जानना चाहते थे कि मिकाजुकी का हांजुत्सु से क्या संबंध है, क्योंकि हांजुत्सु उनके कामों में रुकावट डाल रहा था। आखिरकार हांजुत्सु ने गैंगस्टर्स को ढूंढ निकाला और अकेले ही उन सभी को हराकर मिकाजुकी को बचा लिया। फिर वह मिकाजुकी को अपने बॉस के पास ले गया जो हर चीज संभालता था, सुरक्षा से लेकर विवाद सुलझाने तक। बॉस ने मिकाजुकी की क्षमता और हांजुत्सु से आगे बढ़ने की चाह को देखा और हांजुत्सु से उसे सही तरीके से ट्रेन करने को कहा। अगले 6 सालों में मिकाजुकी इतना ताकतवर हो गया कि उसने हांजुत्सु से एक जबरदस्त मुकाबला किया जिसमें हांजुत्सु भी मुश्किल में पड़ गया। हांजुत्सु ने मिकाजुकी की प्रतिभा को माना और उसे पार्ट टाइम कामों के लिए अपने साथ ले लिया। कहानी का अंत इस तरह होता है कि हिना सो जाती है जबकि यूयूही फिर से ऊर्जा से भर जाता है और वह मिकाजुकी से फिर से मुकाबला करने का फैसला करता है जो अगले हफ्ते होगा। अनिमा कहती है कि जो भी मुकाबला जीतेगा वह हिना से डेट पर जाएगा। उस रात नोई ने यूयूही से पूछा कि क्या उसे लगता है कि वह जीत सकता है, तो यूयूही ने कहा कि उसे जीतना ही है क्योंकि अब वह मिकाजुकी के साथ और ज्यादा ट्रेनिंग करेगा। अगले हफ्ते मिकाजुकी ने दोनों लड़कियों को यूयूही से अपने मुकाबले के बारे में बताया। 20 नाइट्स ने कहा कि क्रो नाइट्स को कुछ कहना चाहिए
चाहिए, लेकिन मिकाजुकी ने याद किया कि एक बार क्रो नाइट ने कुछ नहीं कहा था जब वह भारत में था और अपनी ख्वाहिश मानी थी। वहाँ उसने एक छोटी लड़की को देखा जो उसके लिए प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उसके पास उसे कुछ देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने एक रोटी की ख्वाहिश की। दोनों लड़कियां मिकाजुकी को एक अजीब इंसान मानती हैं। इसी दौरान तेयू किताबें लेकर 11 आंखों वाले प्राणी को देने जाता है ताकि वह दुनिया के बारे में सीखे। 10 आंखों वाले मिट्टी के पुतले लगातार बिना कुछ के बनते रहते हैं जो नाइट्स को अपनी ओर खींचने के लिए एक आभा छोड़ते हैं। ग्रुप जल्दी से इकट्ठा होता है और इन प्राणियों की संख्या देखकर हैरान रह जाता है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इन पुतलों का एक मुख्य अस्तित्व होगा और अगर उसे नष्ट नहीं किया गया तो ये पुतले बढ़ते ही रहेंगे। हिना ने हमला किया और सारे पुतलों को खत्म कर दिया। अनिमा हंसी और पीछे हटने का फैसला किया। फिर बारिश शुरू हो गई और यूयू को लगा कि मिकाजुकी मुकाबला टाल देगा, लेकिन मिकाजुकी ने कहा कि वह लड़ाई करेगा। दोनों अनिमा के क्षेत्र में पहुंच गए जहां वह उनका मुकाबला देखना चाहती थी। यूयूही ने अपनी चश्मे उतारे और मिकाजुकी पर हमला किया जो अपनी खास तकनीक से हवा में घूमने लगा। यूयूही ने पलटवार किया और मिकाजुकी को टक्कर मारी, जिससे मिकाजुकी को मुकाबला बहुत रोमांचक लगा। मिकाजुकी ने महसूस किया कि अब यूयूही असल में लड़ाई का आनंद ले रहा था जो पहले वह महसूस नहीं कर पाता था। फिर यूयूही ने कूच किया, मिकाजुकी को पकड़ा, उसकी तकनीक से बाहर खींचा और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। मुकाबला खत्म हो गया और मिकाजुकी को डोजो वापस भेज दिया गया। उसने माना कि वह लड़ाई का आनंद ले रहा था और दोनों लड़कियों से मिला और उसने सोचा कि यूयूही अब हिना के साथ डेट पर जा रहा होगा, लेकिन मचाई ने कहा कि मिकाजुकी के हाथ में पहले ही 2 फूल हैं, उसे अब हिना का पीछा करने की जरूरत नहीं है। मिकाजुकी ने तय किया कि वह दोनों लड़कियों के साथ कभी कभी बाहर जाएगा। वहीं यूयूही को यह पछतावा था कि उसे उन दोनों लड़कियों की भूख का बिल चुकाना पड़ा। अगले दिन नाइट्स फिर से इकट्ठा हुए और हायू ने बताया कि उसने खेल के कुछ नियमों को आंशिक रूप से समझ लिया है। हर एक राक्षस का एक खास नाम होता है और वह एक खास महीने में दिखाई देता है। वह मानता है कि कुल 12 राक्षस होंगे और अब तक सिर्फ 9वां राक्षस ही हार चुका है, मतलब 3 और राक्षस बाकी हैं। फिर कहानी मचाई और सुबारू पर फोकस करती है। एक शाम जब यूयूही रैमेन खा रहा होता है तो अचानक उसे मचाई और तेयू मिलते हैं। छोटे तेयू ने पूछा कि दोनों क्या ख्वाहिश की है, लेकिन मचाई अपनी ख्वाहिश को छिपाए रखती है जबकि यूयूही खुलकर अपनी ख्वाहिश बताता है। तेयू अपनी ख्वाहिश के लिए प्रेरणा खोज रहा है क्योंकि उसने अब तक कोई ख्वाहिश नहीं मांगी है। बाद में सुबारू मचाई का कमरा साफ करती है जैसा कि वह हमेशा करती है और उसी रात मचाई मेहनत से ट्रेनिंग करती है। उसे लगता है कि वह सुबारू, यूयूही या हायू जैसे बौद्धिक कामों के लिए नहीं बनी है, इसलिए वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मेहनत करती है ताकि वह सुबारू को मिकाजुकी से बचा सके। एक बार जब वह मजबूत हो जाएगी तो वह सुबारू को मिकाजुकी से छीनने की सोचती है। दोनों ने अपनी ख्वाहिशें कभी नहीं बताई, एक दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए। मचाई को याद आता है कि आधे साल पहले जब वह पहली बार कछुआ नाइट से मिली थी उसने उसे सुबारू को दिखाया था, लेकिन सुबारू पहले ही चिकन नाइट से मिल चुकी थी। वे दोनों अपने अपने नाइट्स को अपने मास्टर से मिलवाते हैं जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी कि वे अपने नाइट्स से जो कहना चाहते हैं उसे सुने। दोनों नाइट्स हैरान थे कि मास्टर यह भविष्यवाणी कर सकता था कि वह कभी स्वॉर्डफिश नाइट बनेगा। उस रात दोनों ने एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशें मानी। इसी दौरान तेयू फिर से 11 आंखों वाले प्राणी को किताबें देने जाता है, लेकिन मिट्टी के पुतले फिर से हमला कर देते हैं जिससे तेयू को भागना पड़ता है। नाइट्स को फिर से इकट्ठा होना पड़ा और इन पुतलों को नष्ट करना पड़ा। हालांकि यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं था, वे नहीं जानते थे कि कोई पुतला बचा तो नहीं। हालांकि हिना ने नोट किया कि ये प्राणी पहले से ज्यादा मजबूत थे। अगले दिन जब यूयूही घूमने जा रहा था, नोई ने उससे पूछा कि वह याको के इहार के बारे में क्या करेगा। यूयूही ने समझने का नाटक किया और कहा कि वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद यूयूही फिर से याको से मिला, हालांकि थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। याको ने तय किया कि वह ऐसा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं वैसा ही पेश आएगी। इस बीच तेयू 11 आंखों वाले प्राणी को फिल्मों में ले जाकर उसे दुनिया के बारे में सिखाने का प्रयास करता है। ये क्रिएचर सोच रहा था कि वो मिट्टी का बना होने के बावजूद इमोशंस फील कर सकता है, कोई दुख की हमदर्दी नहीं, लेकिन जिज्ञासा और नई चीजें एक्सप्लोर करने की चाह जरूर थी। उसने ये भी नोटिस किया कि तेयू अपने साथियों के ज्यादा करीब नहीं था। फिर वो दोनों शाम तक साथ रहे और 11 आंखों वाले क्रिएचर ने कहा कि एक दिन के लिए दोनों अपनी जगह बदल लें, देखना कोई नोटिस करता भी है या नहीं। बाद में तेयू पहाड़ पर गया और उसे एनिमस मिला जिसने उसे रात बिताने के लिए एक स्लीपिंग बैग दिया। तेयू को उस वक्त की याद आई जब वो पहली बार ऑल नाइट से मिला था, जब उसने सब कुछ तबाह होने की ख्वाहिश की थी तभी एनिमस उसके पास आया था। एनिमस ने बताया कि पिछला ऑल नाइट भी उसका ही सर्वेंट था और उसने
उसने टेयू को एक अलायंस का ऑफर दिया। अगली सुबह 11 आंखों वाला क्रिएचर वापस आया और समझा कि असली जिंदगी और मूवीज में बहुत फर्क होता है। तभी मिट्टी के क्रिएचर फिर से आ गए और हमला कर दिया, जिससे नाइट्स को वापस इकट्ठा होना पड़ा। उन्होंने देखा कि अब ये क्रिएचर और भी ज्यादा ताकतवर और ज्यादा संख्या में हो गए हैं। टेयू ने सबको पीछे हटने को कहा ताकि वो कुछ ट्राई कर सके। उसने अपनी मिट्टी की क्लोन को भेजा, लेकिन वो क्रिएचर इतने स्ट्रांग हो गए थे कि क्लोन टिक नहीं पाया। आखिर में टेयू को उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन करनी पड़ी, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। कुछ दिन बाद मिकाजुकी पहाड़ पर जॉगिंग कर रहा था और उसे टेयू दिख गया, जो यूयूही के पुराने ट्रैप में गिरा हुआ था। जब मिकाजुकी ने पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा है, तो टेयू घबरा गया कि कहीं सच ना पता चल जाए, इसलिए बोला कि वो ट्रेनिंग कर रहा है। मिकाजुकी ने उस पर यकीन कर लिया। उधर यूयूही फिर से उन दो लड़कियों से मिला एक रेमन शॉप पर। बाद में टेयू मिकाजुकी के साथ यूयूही के घर गया कुछ पीने के लिए। वहाँ भी वही दो लड़कियां थीं। यूयूही ने कहा कि वो उन्हें उनके मास्टर की किताब लौटाना चाहता है। फिर सबने साथ में खाना खाया और टेयू को उस हलचल भरे माहौल में अच्छा लगने लगा। रात को मिकाजुकी तीनों बच्चों को घर छोड़ने गया। लड़कियों ने टेयू को मास्टर की किताब दी और कहा कि उन्होंने उससे काफी कुछ सीख लिया है और अब वो किताब उसे देना चाहती है। लड़कियों के जाने के बाद मिकाजुकी ने चिंता जताई कि टेयू के मम्मी पापा परेशान होंगे, लेकिन टेयू ने कहा कि उसका फैमिली तो उल्टा है। तभी टेयू का पापा उसे लेने आ गया और मिकाजुकी चला गया। बाद में टेयू ने 11 आंखों वाले क्रिएचर को कहा कि वो ज्यादा टांग मत अड़ाया करे, जबकि वो बस उसकी चिंता कर रहा था। क्रिएचर ने भी किताब पढ़ने की इच्छा जताई, लेकिन टेयू ने कहा कि पहले वो खुद पढ़ेगा। टेयू ने सोचा कि अब इस दुनिया पर एक सिंबॉलिक हथौड़ा गिरना ही चाहिए। कुछ दिन बाद नाइट्स को फिर से मिट्टी वाले क्रिएचर मिले, जो अब और ज्यादा एडवांस हो चुके थे। उन्होंने देखा कि एक खास दिखने वाला क्रिएचर था और सब उस पर टूट पड़े। हिना हैरान रह गई जब वो क्रिएचर उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर में बदल गया। उसने एक ही छुरी से वार करके ऐसा रास्ता बना दिया कि बाकी क्रिएचर नाइट्स को अलग अलग कर पाए। ज्यादातर नाइट्स खुद को संभाल पाए। हनाको ने पानी का सोर्स ढूंढ लिया, जिससे वो अपनी पावर्स यूज कर सकी और तीनों बच्चे फिर से एक साथ हो गए। हिना और दो लेजेंडरी नाइट्स को ही उस 11 आंखों वाले शेप शिफ्टर से लड़ना पड़ा। नागुमो ने याको को कहा कि बाकी लोगों की मदद करे। जब याको भाग रही थी तो क्रिएचर ने उसे टारगेट कर लिया, जिससे हिना और नागुमो को उसे कवर देना पड़ा। उधर यूयूही ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अपनी पावर से सबको ढूंढने लगा। उसकी मिकाजुकी से भी मुलाकात हो गई और दोनों की सोच एक जैसी थी। तीनों बच्चे पहाड़ से नीचे भागते हुए एक गुफा में छुप गए, क्योंकि सुबारू का पैर मुड़ गया था। बाद में याको हनाको को ढूंढ कर लाई और सब लोग फिर से एक हो गए। क्रिएचर ने हिना को रोकने के लिए हिसामा की शक्ल ले ली। नागुमो ने जब हमला किया तो उसने नागुमो के बेटे की छवि ले ली, लेकिन नागुमो बहकाया नहीं गया। उसने सीधा किक मार दी और कहा कि इन फालतू ट्रिक से वो बेवकूफ नहीं बनेगा। फिर हायू आया अपनी मिट्टी की कंस्ट्रक्ट पर सवार होकर और उसने हिना और नागुमो को सपोर्ट किया। टेयू, जो बाकी सबके साथ गुफा में छुपा था, सोच रहा था कि अगर ऐसे ही छुपे रहे तो सब मर जाएंगे। उसे नहीं पता था कि एनिमस उसे धोखा देगा या नहीं, लेकिन उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिंदा रहेगा या नहीं। अगर प्यार जैसी चीज उसके पास ना हो। मचाई उसके इस निगेटिव सोच से परेशान हो गया और उसे मुक्का मारा। बोला, हर बार हार मत मान, अगर खुश यादें नहीं है तो बना ले। मचाई ने टेयू से पूछा कि उसकी पावर क्या है, तो टेयू ने बताया कि वो किसी भी चीज का थोड़ा सा टाइम रिवर्स कर सकता है। मचाई ने कहा कि फिर सुबारू के पैर को रिवर्स कर दे, और वाकई सुबारू ठीक हो गया। तभी क्रिएचर ने फिर हमला कर दिया, लेकिन इस बार मिकाजुकी और यूही समय पर आ गए। टेयू को फिर से जीने की चाह मिली और सबने मिलकर गुफा से भागने में कामयाबी पाई। यूही ने क्रिएचर को एक पिटफॉल ट्रैप में फंसा दिया और दो लड़कियों ने अपनी पावर्स मिलाकर क्रिएचर को क्रश कर दिया। याको थक गई थी तो हनाको ने उसे घर छोड़ दिया। वहीं यू का मिट्टी वाला कंस्ट्रक्ट खत्म हो चुका था, लेकिन 11 आंखों वाला क्रिएचर अब भी अडिग था। एनिमस आया और कहा कि अब ये लड़ाई यहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उसके सारे मिनियन मिटा दिए गए हैं और उन्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा। ब्रीफिंग के दौरान यू ने बताया कि 10 आंखों वाले क्रिएचर का एक सीक्रेट है। उसका एक कोर फॉर्म है जो सारे क्लोन बना रहा है। उसे लगा कि एनिमस ने वो कोर कहीं छुपा दिया है, क्योंकि पूरे पहाड़ पर ढूंढने पर भी नहीं मिला। टेयू ने अपने पास्ट को याद किया और अफसोस किया कि काश उसे अपनी पावर्स पहले समझ आ जाती तो शायद वो तोरू को बचा सकता था। घर लौटते वक्त उसने आउल से पूछा कि पिछला आउल नाइट कौन था जो नाइट से गद्दारी कर गया था। उल्लू ने बताया कि पिछले नाइट ने जब अपने साथियों को मरते देखा तो उसे बहुत पछतावा हुआ और वो एनिमस के खिलाफ हो गया, लेकिन एनिमस ने उसे जल्दी ही मार दिया। उल्लू ने टेयू से कहा कि वो उसके फैसले में दखल नहीं देगा, चाहे वो एनिमस का साथ दे या उसके खिलाफ लड़े। घर वापस आकर टेयू ने देखा कि उसकी अलमारी में वो 10 आंखों वाला जीव छुपा हुआ था। उसने पूरी ताकत से उससे लड़ाई की, काफी जख्मी भी हुआ, लेकिन आखिरकार जीत गया। फिर
एनिमा आई। उसने तेयू को आखिरी लीजेंडरी नाइट बताया और उसका घर भी ठीक कर दिया। उसने ये भी बताया कि तेयू के छोटे भाई को अब क्ले कंस्ट्रक्ट्स दिखने लगे हैं और वही पहला था जिसने तेयू की बहादुरी को देखा। इसके बाद एनिमस तायू से मिलने आया बिना किसी परेशानी के, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने माना कि उसने कभी तायू से पूरी वफादारी की उम्मीद नहीं की थी और फिर चला गया। बाद में हनाको ने तायू को कॉल की, उसे बताया कि उसे उसकी ताकतों के बारे में और असली वजह के बारे में सब पता था कि वो उससे क्यों दूर रहता था। हनाको ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे तेहू की मौत के लिए दोषी नहीं मानती, क्योंकि तेहू को बचाया ही नहीं जा सकता था। तायू ने कॉल काट दी और सो गया। कुछ दिन बाद तायू ने कहा कि उसके पास नई मिट्टी की मूर्तियां बनाने के आइडिया खत्म हो गए हैं, तो उसने सबसे सुझाव मांगे। फिर सबने मिलकर कुछ डिजाइन बनाए और घर लौटने लगे। रास्ते में हायू की मुलाकात एनिमस और उसके ग्रुप से हुई। 11 आंखों वाला वो अजीब प्राणी हायू से एक जबरदस्त मिट्टी की मूर्ति बनाने को कहने लगा ताकि वो मन भर के लड़ सके। उसने मजाक उड़ाया कि कैसे नाइट्स को एक ही वॉर में मारा जा सकता है। एनिमस ने फिर से हायू को अपनी टीम में शामिल होने को कहा, लेकिन हायू ने मना कर दिया। इस पर एनिमस ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो कभी भी उसकी तरह एक परफेक्ट मूर्ति नहीं बना सका। एनिमस खुद को भगवान समझता था, लेकिन हायू ने कहा कि वो उसे जमीन पर वापस लाएगा। बाद में 2 लड़कियां तायू को बाहर रेमन खाने के लिए ले गईं और हायू घर लौटकर अपने नए डिजाइन पर काम करने लगा। अगले दिन हायू ने सबको बुलाया और उन्हें वो नया मॉडल दिखाया जो उसने यूयू की स्केच से बनाया था। याको और मिकाजुकी ने उस पर अपनी ताकत आजमाने की पेशकश की। याको ने सीरियस होकर सीधा एक वॉर में उस मिट्टी की मूर्ति को तोड़ दिया, जिससे साफ हो गया कि वो अब भी उस 11 आंखों वाले प्राणी से लड़ने लायक नहीं है। अगले दिन हायू ने यूयूही से पूछा कि वो अपनी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ा सकता है। यूयूही ने उसे गड्ढे खोदने की सलाह दी, क्योंकि उसे ये तरीका बहुत रिलैक्सिंग लगता था। भले ही ये तरीका कुछ खास क्रिएटिव न हो, लेकिन इससे यूयूही की फिजिकल ताकत बढ़ी थी। दोनों ने मिलकर एक दोपहर गड्ढे खोदे और हायू थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। घर लौटने पर यूयूही को बहुत बुरी खबर मिली। उसके दादाजी का एक्सीडेंट में निधन हो गया था। वो चाहता था कि दादाजी बीमारी से ठीक हो जाएं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फ्यूनरल में यूयूही की कजिन ने उसे बताया कि उसके दादाजी उसे बहुत सारे खत लिखा करते थे, लेकिन ज्यादातर भेजे ही नहीं गए थे। उसने यूयूही को वो सारे खत दिए और जब यूयूही ने उन्हें पढ़ा तो पाया कि उनमें ढेर सारा प्यार और पूछते रहते थे कि वो कब मिलने आएगा। बाद में यूयूही स्टोर रूम में गया जहाँ वो चेन पड़ी थी जो कभी उसे बांधती थी। उसने उन्हें एक तरफ फेंक दिया और दादाजी को माफ करने का फैसला किया। उसी रात उसने सपना देखा जिसमें वो अपने दादाजी से मिला। दोनों ने एक दिल छू लेने वाली बात की। फिर उसके दादाजी उसके पापा के साथ चले गए और यूयूही उनके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये तो सपना है। उस ड्रीम वर्ल्ड में वो हिना की सबकॉन्शियस वर्ल्ड वाले गेट के पास पहुंचा जहां एनिमा उसे मिली। उसने बताया कि यूयूही वहां इसलिए पहुंच पाया क्योंकि हिना ने उसे अनजाने में बुलाया था, लेकिन क्योंकि हिना को उस जगह की पूरी ताकत नहीं थी, इसलिए ये सपने ज्यादातर याद नहीं रहते। लेकिन एनिमा ने ऑफर दिया कि वो चाहे तो उसे याद रखने देगी और साथ ही उसे एक चैलेंज दिया। उसने हिंट दिया कि यूयूही का गिल्ट अब एक शक्ल लेने लगा है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने यूयूही को ही क्यों चुना। यूयूही उस गेट से होकर ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ता गया। पहली स्टेप पर उसे हेंगेत्सु मिला। ये वही सपना था जो हेंगेत्सु ने पहले बताया था और उसका काम था यूयूही को रोकना। दोनों के बीच जोरदार फाइट हुई। हेंगेत्सु ने माना कि यूयूही ने उसकी सिखाई हुई टेक्निक्स सीख ली हैं, लेकिन उसका शरीर अभी पूरी तरह उनके लिए तैयार नहीं हुआ है। फिर भी यूयूही ने अपनी छुपी हुई ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत पूरे शरीर में फैला दी, जिससे उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई। हेंगेत्सु ये देखकर चौंक गया, हार मान गया और यूयूही को आगे बढ़ने दिया। दूसरी स्टेप पर उसे उसका मास्टर मिला जो बस ऑब्जर्व करने आया था। मास्टर ने पूछा कि दोनों बच्चे कैसे हैं। यूयूही ने कहा कि वे ठीक हैं। फिर एक छोटा सा हैंडशेक हुआ और यूयूही आगे बढ़ गया। तीसरी स्टेप पर एनिमा फिर से आई। उसने उसे किस देकर उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि हिना उसे माफ कर देगी, लेकिन ये भी याद दिलाया कि अब वो उसका है। अंत में सबसे ऊपर वाली स्टेप पर यूयूही उस हथौड़े तक पहुंच गया। अगली सुबह 11 आंखों वाला प्राणी फिर से सामने आया, जिससे सारे नाइट्स को लड़ाई के लिए इकट्ठा होना और यूयूही के बिना। वो प्राणी एक पुराने कार्टून के हीरो जैसा बन गया, जिसे देखकर नागुमो चौंक गया, क्योंकि नागुमो पहले एक रेसलिंग मैच में उस जैसे हीरो के सामने विलेन बन चुका था। उसने भी लड़ने का फैसला किया नॉस्टैल्जिया की वजह से, लेकिन ये हीरो वर्जन बहुत ही ताकतवर और खतरनाक निकला। 2 लड़कियों को बीच में आना पड़ा, वरना नागुमो कुचला जाता। मिकाजुकी ने हमला किया, लेकिन उसकी बॉडी इतनी सॉलिड थी कि मिकाजुकी को ही दर्द हुआ। याको भी उस पर कोई असर नहीं कर पाई, तो तायू को सबको ठीक करने की अपनी शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ी। हनाको ने बर्फ बनाई, जिससे वो प्राणी फिसल कर गिर पड़ा और हायू ने एक नई मिट्टी की मूर्ति छोड़ी जो पूरी तरह अटैक में स्पेशल थी और लगातार फायर
करती रही, लेकिन जब धूल छटी तो वो 11 आंखों वाला गोलेम एक खरोंच तक लिए बिना खड़ा था और बोला कि ये पपेट भी उसके मुकाबले का नहीं है। उसने उस ग्रुप को 10 दिन का टाइम दिया कि वो एक और ज्यादा ताकतवर पपेट बनाए। अगर वो फेल हो गए तो वो उनके घर वालों को उठाकर ले जाएगा और जान ले लेगा। ये धमकी देकर वो 11 आंखों वाला गोलेम चला गया और नागुमो ने सोच लिया कि 10 दिन बाद वो उससे फिर से भिड़ेगा। 2 दिन बाद यूयू ही वापस आया और उसे पता चला कि 8 दिन बाद लड़ाई होने वाली है। उसने ये भी नोटिस किया कि हथौड़े में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। उधर 2 छोटी लड़कियां मिकाजुकी के पास गईं ताकि अपनी पावर्स को मिलाकर कुछ नया ट्राई कर सके, जबकि हनाको याको से कुकिंग सीखने लगी। गोलेम को हराने का कोई पक्का तरीका तो नहीं निकला था, लेकिन आखिरी फैसला हायू पर था कि उसका पपेट उस गोलेम की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा या नहीं। हनाको ने याको से कहा कि वो यूयूही को ट्रेनिंग में शामिल करे, क्योंकि यूयूही जितना फुर्तीला है वो याको की पपेट कंट्रोल और दुश्मन पकड़ने की स्किल्स को ट्राई करने के लिए बढ़िया रहेगा। यूयूही भी अपनी नई स्पीड को लेकर सीरियस था, तो उसने याको के साथ खूब ट्रेनिंग की। भले ही याको की पावर से वो बार बार रोका गया जब भी पास जाने की कोशिश करता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दोनों ने शाम तक प्रैक्टिस की। फिर याको ने उसे डिनर पर अपने घर बुलाया। डिनर के दौरान दोनों ने हल्की फुल्की बातें की, लेकिन फिर याको ने सीधा सवाल कर दिया कि यूयूही को उसके कन्फेशन के बारे में क्या करना है। यूयूही ने बताया कि उसने सुना तो था, लेकिन कन्फेशन का आखिरी हिस्सा मिस कर दिया था। फिर याको ने खुलेआम कह दिया कि उसे पता है कि यूयूही और हिना दुनिया को तबाह करने का प्लान बना रहे हैं। यूयूही ने जवाब दिया कि वो सिर्फ एनिमस को हराने के बाद ही उस बारे में सोचेंगे, अभी के लिए वो दोस्त बने रह सकते हैं। लेकिन याको ने कहा कि वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी और अगर उसने ऐसा कर लिया तो यूयूही को उससे डेट करनी होगी। यूयूही ने बोला कि वो इस बारे में सोच लेगा। उधर 11 आंखों वाला गोलेम अपने मास्टर की डायरी पढ़ चुका था और इंसानों की नेचर को लेकर सोच में पड़ गया था, और ये भी कि मिट्टी से बना पपेट इंसानों से कैसे अलग है। उसी वक्त हायू को एक नया पपेट बनाने का आइडिया आ गया था। जब अगली लड़ाई शुरू हुई तो 2 लड़कियां और मिकाजुकी ने एक नया कॉम्बो मूव आजमाया। मिकाजुकी के अटैकिंग माउथ को लड़कियों की पावर से मजबूत किया गया और उन्हें भालों की तरह गोलेम पर फेंका गया। हालांकि गोलेम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हिना ने उसे लात मारकर बाकी लोगों की तरफ फेंका, जिससे वो अपने पुराने 9 आंखों वाले रूप में बदल गया। हनाको ने तारू से सीखी फायर टेक्निक से उसे जलाया। हिना और याको ने मिलकर उसे नीचे गिराया और फिर से उसकी असली फॉर्म आ गई। फिर गोलेम ने एक हथौड़ा बुलाया और नागुमो को पीछे धकेल दिया, लेकिन यूयूही ने जल्दी से किक मारकर उसे हिना की तरफ फेंक दिया, जिससे हिना को एक और अटैक करने का मौका मिला। लेकिन ये भी काफी नहीं था। तब हायू आखिरकार मैदान में उतरा। उसने गोलेम से पूछा कि पिछले 10 दिन में वो क्या कर रहा था। गोलेम ने जवाब दिया कि वो किताबें पढ़ रहा था। हायू ने सोचा कि हर बार जब गोलेम ट्रांसफॉर्म होता है उसे रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है। फिर उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि उसे अब मिट्टी के पपेट्स की असली सच्चाई समझ आ गई है। हायू ने एक साथ 3 पपेट्स बुला लिए, जिससे गोलेम बहुत एक्साइटेड हो गया, लेकिन जल्दी ही वो पपेट्स से हार गया, पकड़ा गया और कंट्रोल में आ गया। टूटने से पहले गोलेम ने अपने असली रूप और पपेट्स की सच्चाई के बारे में पूछा। हायू ने बताया कि मिट्टी के पपेट्स बस यूज करने की चीज नहीं होते, वो अपने बनाने वाले के दिल का आईना होते हैं। उसे लगा कि गोलेम को पढ़ने का शौक था, क्योंकि एनिमस को नॉलेज का बहुत क्रेज था। इस जवाब से खुश होकर गोलेम ने अलविदा कहा और हायू के पपेट्स के साथ टूट गया। एनिमस भी वहां से चला गया। दोनों लड़कियां अब ये ठान चुकी थीं कि मिलकर एक ऐसी टेक्निक बनाएंगी जो आने वाले 12 आंखों वाले गोलेम को पूरी तरह हरा सके। यूयूही ने सबको आसमान की तरफ देखने को कहा, जहां उन्हें एक नया साया दिखा, एक हथियार जो एनिमा ने हथौड़े का जवाब देने के लिए बनाया था। अगले कुछ दिनों में नाइट्स अपनी पावर्स को मिलाने की कोशिशों में लग गए, लेकिन मिलकर पावर को पूरी तरह कंट्रोल करना अभी भी बहुत बड़ी चुनौती था। उसी शाम तेऊ की एनिमस से टकरा हो गई। एनिमस ने अफसोस जताया कि 11 आंखों वाला गोलेम उसकी तरह ही था। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली गई जब एनिमस और एनिमा छोटे थे। उन दोनों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ था, जिससे उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। दोनों एक रिसर्च फैसिलिटी में रहते थे, जहाँ के हेड को वो इतने पसंद आ गए थे कि वो उन्हें गोद लेना चाहता था अगर वो मान जाते। बाद में पता चला कि वो तबाही एनिमस ने खुद अपनी पावर्स से की थी। एनिमस को लगा था कि उसकी ताकत दुनिया को खत्म करने के लिए बेस्ट है, लेकिन एनिमा ने उसे रोका और याद दिलाया कि वो दोनों सिर्फ इंसान हैं। एनिमा चाहती थी कि दोनों अपनी ताकत को हमेशा के लिए सील करके शांत जिंदगी जिए। उसे लगा कि एनिमस एक अच्छा स्कॉलर बन सकता है, क्योंकि उसे पढ़ाई से प्यार था। एनिमस ये सोच रहा था, लेकिन अगले दिन जब रिसर्च हेड को उनके पावर्स का पता चला तो उसने एनिमस को कहा कि वो इन पावर्स का रिसर्च के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल करे सील करने की कोई जरूरत नहीं। एनिमस को ये बात इतनी ज्यादा समझ में आ गई कि उसे लगने लगा कि वो खुद भगवान है। फिर उसने एक हथौड़ा बनाया और पूरे रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया। इसके बाद उसने पूरी दुनिया को तोड़ डाला। अचानक उनके चारों तरफ की जगह टूटने लगी और एनिमस और एनिमा टाइम ट्रेवल करके वर्तमान में आ गए। एनिमस फिर से दुनिया तबाह करना चाहता था, लेकिन एनिमा ने टाइम पर रोक लिया। उसने उसे जमीन पर खींच लिया और एक गेम का ऑफर दिया, लेकिन एनिमा बार बार हारती रही और दुनिया फिर से कई बार खत्म होती रही। 100 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर गया जब तक कि एनिमा की मुलाकात हिना से नहीं हुई। उस वक्त हिना को ये नहीं पता था कि एनिमा कौन है और उसका मकसद क्या है। एनिमा ने हिना को एक विश देने की कोशिश की थी ताकि वो उससे कोई डील कर सके, लेकिन हिना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या विश मांगे। इसलिए एनिमा ने हिना का पीछा करना शुरू कर दिया और उसे ऑब्जर्व करने लगी। एक दिन जब हिना की मम्मी और हिसामे कहीं बाहर थे तो हिना ने सोचा कि चलो बाहर खेलते हैं और वो एनिमा के साथ खेलने निकल गई। खेलते खेलते उन्हें एक बहुत ही डरावना कुत्ता दिखा और तभी यूयूही आ गया। यही हिना और यूयूही की पहली मुलाकात हुई। उस टाइम यूयूही को लगा कि हिना कोई खोई हुई बच्ची है, तो वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता था क्योंकि उसे तब तक पुलिस पर भरोसा था। उसके पापा वहीं काम करते थे, लेकिन हिना को लगा कि वो कोई बुरी बच्ची है और पुलिस उसे पकड़ लेगी, तो वो भाग गई। एनिमा उसके पीछे गई और यूयूही ने उसे देखकर समझा कि वो हिना को किडनैप कर रही है। उसने एनिमा पर पानी का गुब्बारा फेंका और हिना को खींच कर ले गया। फिर यूयूही ने हिना को समझाया कि पुलिस बुरी नहीं होती और बताया कि उसका सपना है कि वो अपने पापा की तरह पुलिस ऑफिसर बने। एनिमा भी आ गई और बोली कि वो हिना की गार्जियन है। फिर उसने हिना को हवा में उड़ाया और गायब हो गई। यूयूही को लगा कोई सपना था। बाद में हिना ने एनिमा की 7 साल की प्लानिंग के बारे में सुना और उसने विश कर डाला कि वो यूयूही से फिर कभी मिले। यही विश बाद में यूयूही को इस पूरे झमेले में खींच लाया। अब प्रेजेंट में नाइट्स की टीम 2 हफ्तों से प्रैक्टिस कर रही थी ताकि वो अपनी ताकत को मिलाकर एक साथ अटैक कर सके, लेकिन अब तक वो 12 आंखों वाला गोलम कहीं दिखा ही नहीं। तभी एनिमस आ गया और बोला कि अगला महीना तुम लोग जो चाहो कर लो, लेकिन महीने के बाद उसका हथौड़ा और वो गोलम पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, साथ ही एनिमा का हथियार भी। टाइम फास्ट फॉरवर्ड हो गया और वो दिन आ गया। उस रात एनिमस ने सबके सपनों में एंटर किया और सबको एक जगह बुला लिया ताकि उन्हें आखिरी जंग के मैदान में भेजा जा सके। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में लग गया और फिर सब अपने यूजुअल मिलने की जगह पर इकट्ठा हुए। सब पूरी तरह रेडी थे। अचानक एनिमस खुद वहां आया, थोड़ा सा मिला और फिर सारे नाइट्स को टेलीपोर्ट कर दिया, बस एनिमा और हिना को छोड़कर। नाइट्स को एक दूर दराज वाली जगह भेजा गया, लेकिन गलती से एनिमस एक बंदा छोड़ गया। वो चला गया और नाइट्स को थोड़ी प्राइवेसी मिल गई। यूयूही सोचने लगा कि इस जंग के बाद उनका ग्रुप क्या करेगा। नोई ने कहा कि चाहे जीते या हारे ये ग्रुप अलग हो जाएगा। तभी वो 12 आंखों वाला गोलम एक पहाड़ के पीछे से निकल आई। वो पहले से भी ज्यादा बड़ा था, लेकिन इसका बड़ा साइज उसका कमजोर पॉइंट भी बन गया। ग्रुप ने 1 महीने से जो मूव सीखा था वो यूज किया और एक बड़ी सी बीम छोड़ी, जिससे गोलम का एक हाथ उड़ गया। उन्हें दूसरी बीम के लिए टाइम चाहिए था, लेकिन गोलम शायद वो मौका नहीं देता। तभी हिना आसमान से उतरी और एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे गोलम गिर गया। आयु ग्रुप से अलग होकर हिना की हेल्प करने चला गया ताकि बाकी लोग दूसरी बीम चार्ज कर सके। एनिमस ने तब एक नया गोलम बुलाया, ब्लैक कैट नाइट वाला। उसी टाइम मेगुमो को समझ आया कि अब भविष्य 2 बच्चों के हाथ में है और उसे ये सोचकर शर्म आई कि उसने सोचा था लड़ाई सिर्फ बड़ों की जिम्मेदारी है। उन्होंने मिलकर दूसरी बीम चलाई और गोलम का ऊपर वाला हिस्सा तबाह कर दिया। गोलम जहाँ गिरा था वो एक आइलैंड जैसा लग रहा था, लेकिन एनिमा ने बताया कि वो असली आइलैंड नहीं है, एनिमस ने बनाया था, वहाँ कोई रहता नहीं है। अब एनिमस ने अपना हथौड़ा एक्टिवेट करने की कोशिश की तो एनिमा ने यूयूही को आउटर स्पेस में भेज दिया जहाँ उनका हथियार रखा था। उसने बताया कि यूयूही का उसके और हिना दोनों से कनेक्शन है और अब उनमें से किसी में भी ताकत नहीं बची थी हथियार चलाने की, इसलिए अब ये यूयूही की जिम्मेदारी थी। उसे हथियार के अंदर जाकर अपनी आत्मा के टुकड़ों को एक करना था। ट्रस्ट ही उसका रास्ता दिखाएगा, ऐसा एनिमा ने कहा। जैसे ही यूयूही ने भरोसा दिखाया, रास्ते बनते गए और वो आगे बढ़ता गया। उसे पहला टुकड़ा मिला जो उस पल को दिखा रहा था जब उसने इंसानों से भरोसा खो दिया था। उसे छूते ही वो जंजीर में बदल गया जो उसे बरसों से बांधे हुए थी। दूसरा टुकड़ा एक भाला बन गया है, वो पल था जब उसे हांजेत्सु की ताकत मिली थी। तीसरा टुकड़ा भविष्य का था और वो एक चोगा बन गया जो उसे वेपन के स्विच तक ले गया। उसने वेपन ऑन कर दिया और उसने एनिमस के हथौड़े का वॉर ब्लॉक कर लिया, लेकिन थोड़ी देर में वो शील्ड टूट गई और हथियार भी खत्म हो गया। अब हिना आगे आई। उसने एनिमा के हथियार के टुकड़ों से अपना ही रूप लेकर एक गोलम बना लिया। उस गोलम ने इतना जोरदार पंच मारा कि हथौड़ा टूट गया और उसके टुकड़े सोख लिए, जिससे वो और बड़ा हो गया। एनिमस को शॉक लग गया क्योंकि उसका हथौड़ा पहली बार तबाह हुआ
हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अभी भी धरती को मिटाने पर तुला हुआ था। उसने नाइट्स को आसमान में फेंक दिया ताकि वो गिर जाएं, लेकिन सबने यूयूही की टेक्निक को कॉपी किया और अपने पैरों के नीचे एनर्जी बना ली ताकि धीरे गिरे। मिकाजुकी अचानक एनिमस की ओर कूदा और उसके सिर पर एक जोरदार किक मारी। एनिमस फिर से उठा और उसने एनर्जी के गोले बनाकर सब पर अटैक किया। अनिमा को एहसास हुआ कि एनिमस ने आइलैंड के चारों तरफ एक बैरियर बनाया हुआ है। उसे समझ आ गया कि एनिमस को अब हिना की ताकत से डर लगने लगा है। उसने हिना से कहा कि टाइम टाइम पर बैरियर पर पैर पटकती रहे। आवाज ने एनिमस का ध्यान भटका दिया और एनिमा को पता था कि डर उसकी ताकत को कमजोर कर सकता है। जैसे ही हिना ने एनिमस को डिस्टर्ब किया, नगुमो ऊपर से उस पर हमला करने कूद पड़ा। एनिमस ने खुद को हानाको से बदल लिया, जिससे याको को हानाको को बचाकर पीछे लाना पड़ा। फिर उन दोनों लड़कियों ने एनिमस को पकड़ लिया और उस पर हमला किया, जिससे उसकी एक और ताकत सामने आई, रीजनरेशन, यानी खुद को फिर से ठीक कर लेना। मिकाजुकी तेजी से आकर लड़कियों को एनिमस के काउंटर अटैक से बचाने लगा। हिना अभी बैरियर को तोड़ने के लिए जोर जोर से उस पर वार कर रही थी, जिससे एनिमस और परेशान हो गया। हायू की बिल्ली ने भी उस पर कूदकर और दिक्कत कर दी, लेकिन एनिमस किसी तरह भाग निकला और अब मिकाजुकी पर हमला करने लगा। लड़कियों ने मिलकर मिकाजुकी के लिए एक शील्ड बनाई, लेकिन एनिमस ने उन पर भी वॉर किया, जिससे हायू को भी उनकी रक्षा के लिए आना पड़ा। दोनों लड़कियों ने फिर एनिमस पर अटैक किया ताकि वह और हमला न कर सके। अब एनिमस ने तय किया कि वो ट्यू की ताकत फिर से हासिल करेगा, लेकिन ट्यू ने अपनी विश का इस्तेमाल करके न सिर्फ उसे रोका बल्कि पूरी टीम को हील भी कर दिया। जब एनिमस को एहसास हुआ कि ट्यू अब उसके साथ नहीं है, तो उसने कोई रहम नहीं दिखाया। उसने हायू की बिल्ली वाले गोलम को अपने हथौड़े से तबाह कर दिया। तभी एनिमस ने खुद को एक डार्क शैडो में बदल लिया, जिससे एक खतरनाक डरावना माहौल बन गया। हिना को लगा अब वो बैरियर के बाहर और नहीं रह सकती, तो उसने बार बार अटैक करके उसे तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। एनिमस ने जवाब में अपना हथौड़ा फेंका, जिससे सब नाइट्स धुएं और धूल में छिप गए। उसी धुएं का फायदा उठाकर उसने एक सरप्राइज अटैक किया, लेकिन याको ने अपनी टेक्निक से धुआं हटा दिया। ट्यू ने फिर से सबको हील करने की कोशिश की, लेकिन एनिमस ने उसे टारगेट किया, जिससे हानाको और मिकाजुकी बीच में आ गए। एनिमस ने एक और बड़ा हमला किया जो पूरी टीम को निशाना बनाता था। ट्यू फिर भी हील करता रहा, लेकिन हर बार उसकी एनर्जी कम होती जा रही थी। एनिमस ने फिर अपना हथौड़ा हायू की तरफ फेंका, लेकिन हायू ने एक गोलम बुला लिया, जिसने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर भी एनिमस समझ गया कि हायू अब और गोलम नहीं बना सका और ट्यू भी बच्चा होने की वजह से अब ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाएगा। लेकिन तभी नगुमो ने कहा कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, सब वॉरियर्स हैं और असली बच्चा तो खुद एनिमस है। उसी वक्त हिना ने बैरियर तोड़कर अंदर एंट्री ले ली। एनिमस को खतरा महसूस हुआ और उसने फैसला किया कि अब वो सबको एक झटके में खत्म कर देगा। हानाको ने उसकी एक बाह फ्रीज कर दी और हायू और दोनों बच्चों ने मिलकर टीम की रक्षा की। पहली बार यूनिकॉर्न नाइट ने नगुमो को अपनी पीठ पर चढ़ने दिया, जिससे वो तेजी से पहुंचकर एनिमस को एक किक में उड़ा सका। एनिमस खुद हैरान था कि वो हार गया। उसे समझ नहीं आया कि कैसे हार गया। सोचते सोचते उसे एहसास हुआ कि ये सब हिना की वजह से हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, एनिमा उसका हथियार लेकर आई और उसे भेद डाला। आखिरी पल में एनिमस ने माना कि वो भी इंसान है, कोई देवता नहीं। एनिमा ने उम्मीद जताई कि अगर एनिमस वाकई इस यूनिवर्स को समझना चाहता है तो शायद अगली जिंदगी में उसका सफर जारी रहे। जब एनिमस मरा तो एनिमा रोई। उसे अफसोस था कि वो उसे पहले नहीं रोक पाई। उसने बताया कि ये आइलैंड अब नहीं मिटेगा क्योंकि हिना इसे बचा रही है। अब एनिमस तो चला गया, लेकिन नया टकराव हिना और टीम के बीच शुरू हो गया। फिर हिना और यूयूही ने अपना असली प्लान बताया, धरती को तबाह करना। हिना अपने विशाल गोलम को कंट्रोल कर रही थी, जबकि यूयूही नाइट्स को रोकने की तैयारी में था। यूयूही ने तेजी से हमला करके नगुमो और याको को साइड कर दिया और हायू को भी बेहोश कर दिया, क्योंकि वही सबसे खतरनाक था। यूयूही ने कहा कि जो भी हिना को रोकना चाहता है उसे पहले उससे निपटना होगा। हानाको ने कुछ सुलझाने के लिए वहां से निकलने का फैसला किया और दोनों लड़कियां मिकाजुकी के पास रहीं, ताकि वो जख्मी होने के बावजूद लड़ाई में न कूद पड़े। अब यूयूही के सामने सिर्फ 2 लीजेंडरी बीस्ट नाइट्स थे। वो नगुमो पर झपटा और उसे याको के ऊपर गिरा दिया। उसने कहा कि ये लोग सिर्फ मिट्टी के गोलम से लड़ना जानते हैं, इंसानों से नहीं। लेकिन नगुमो ने ठान लिया था कि अब वो पूरी ताकत से लड़ेगा, चाहे हड्डियां ही क्यों ना टूट जाएं, क्योंकि बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो नई जनरेशन को सबक सिखाएं। यूयूही ने भी उसे थैंक्स कहा और बोला कि अब हाथ मत रोकना। दूसरी तरफ हानाको पानी लेने गई ताकि यूयूही को फंसा सके, लेकिन उसने आसानी से बचाव कर लिया। याको ने और बांधने की कोशिश की और किसी तरह उसे पानी में भिगो दिया, लेकिन हानाको में उसे फ्रीज करने की ताकत नहीं बची थी। मिकाजुकी ने हायू को होश में लाने की कोशिश की ताकि वो खुद को हील कर सके। तभी इस पूरी हलचल में यूयूही
ने गलती से याको की स्कर्ट पलट दी, जिससे याको गुस्से में आकर पूरी ताकत से उस पर हमला कर बैठी। यूयूही किसी तरह बच गया। इस मौके पर यूयूही ने कबूल किया कि वो याको की फीलिंग्स का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो हिना से प्यार करता है और उसी को रोकना चाहता है। हिना को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा। वो लड़ाई में उतरी और यूयूही के साथ बिताए पुराने पलों को याद करने लगी। उसे वो बर्थडे याद आया जब उसने यूयूही को अपनी बीमारी के बारे में बताया था और कहा था कि वो एनिमा के बिना नहीं जी सकती। जब उसे पता चला कि यूयूही ने हांजुत्सु की ताकत पा ली है, तब से उसे लगा कि ये लड़ाई तो होनी ही थी। हिना ने महसूस किया कि यूयूही अब ज्यादा पॉजिटिव हो गया है, जिंदगी से खुश है और नए दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिता रहा है, और वो चाहती थी कि ये पल कभी खत्म न हो। लेकिन वक्त रुकता नहीं। याको ने कभी बताया था कि वो एक ऐसे इंसान को जानती है जिसने अपने प्यार को खोने के बाद बहुत तकलीफ सही, लेकिन बाद में फिर से खुशियां पाई। इसका मतलब ये था कि जो लोग खुशियों के लायक होते हैं उन्हें वो जरूर मिलती हैं। धीरे धीरे हिना को समझ आने लगा कि यूयूही और बाकी सब लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो वहीं की वहीं रह गई है। उसे लगने लगा कि सब लोग वहाँ खुश रहेंगे जहाँ वो खुद मौजूद नहीं होगी। हिना अचानक जागी और उसने खुद को यूयूही को जोर से मारते हुए पाया, जिससे वो उड़कर दूर जा गिरा। लेकिन यूयूही किसी तरह अपना हथियार और क्लॉ पकड़ने में कामयाब रहा, जो फिर अचानक गायब हो गया और नोई की ताकत में बदल गया, जिससे वो एक लीजेंडरी नाइट बन गया। अब यूयूही को लगा कि वो हिना के बराबर खड़ा हो सकता है। उसी वक्त एनिमा ने सबको हिना की बीमारी के बारे में बताया, एक ऐसी लाइलाज बीमारी जिसकी वजह से हिना के पास भविष्य के लिए कोई सपना नहीं था और वो सिर्फ आज को जी रही थी। जब एनिमा उसे स्पेस में ले गई थी, हिना धरती से बहुत प्रभावित हुई थी और उसे लगा कि अगर वो धरती को नष्ट कर दे तो धरती उसकी हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि धरती ने उसे प्यार करना सिखाया। ये सोचकर हिना की बीमारी को लेकर उसका नजरिया बदल गया। उसे लगा कि चाहे दुनिया बचे या न बचे, अब वो और नहीं चल सकती सबके साथ। इसीलिए वो चाहती थी कि यूयूही ही उसे रोके। नाइट्स उसे बचाना चाहते थे, लेकिन एनिमा ने कहा कि वो क्या कर सकते हैं, ये उन पर ही निर्भर करता है। फिर सबने तय किया कि वो यूयूही की मदद करेंगे। हिना आसमान की ओर उड़ने लगी ताकि धरती को नष्ट कर सके। यूयूही उसके पीछे कूदा, पर वो उसे छू भी नहीं सका। उस वक्त सबने एकजुट होकर उसकी मदद की और उसका बोझ बांटा। तेयू, जो अब जाग चुका था, उसने मिकाजुकी को ठीक किया ताकि वो भी यूयूही की मदद कर सके। यूयूही ने कहा कि अगर हिना का वक्त थमने वाला है तो वो आखिरी पल तक उसके साथ रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसके साथ इस दुनिया से भी चला जाएगा। लेकिन हिना नहीं चाहती थी कि यूयूही उसकी खातिर अपनी जान दे, क्योंकि वो यूयूही से ज्यादा प्यार करती थी धरती से। यूयूही उसे वापस नीचे ले आया और जब हिना माफी मांगने वाली थी, उससे पहले सबने उसे वापस। हिना फूट फूट कर रोने लगी और सबका धन्यवाद करते हुए माफी मांगी। फिर एनिमा ने सबको वापस भेज दिया, क्योंकि द्वीप टूटने लगा था और हिना के हथियार भी बिखरने लगे थे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। एनिमा ने झुककर सबके सामने माफी मांगी। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से जो भी परेशानी और नुकसान हुआ, उसके लिए हिना की ताकतें खत्म हो गईं और एनिमा ने एक बार फिर से पुराने नाइट्स को बुलाया ताकि वो सब अपने अपने नाइट्स से अलविदा कह सके। जब यूयूही और मिकाजुकी की बारी आई, उन्होंने एनिमा से एक आखिरी रिक्वेस्ट की। एनिमा ने उनकी बात समझ ली और उन्हें एक बार और अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने दिया, एक ग्रैंड फाइनल लड़ाई के लिए। जाते जाते एनिमा ने ये उम्मीद जताई कि हिना को अब एक अच्छा भविष्य दिखे। उधर यूयूही और मिकाजुकी ने जबरदस्त लड़ाई की। तब तक लड़ते रहे जब तक अंधेरा नहीं हो गया। देखने वाले कुछ लोग तो सो भी गए। तभी एक उल्कापिंड की बारिश शुरू हो गई। हिना के हथियारों के टुकड़े धरती पर गिर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों की ताकत अचानक चली गई। नोई रोने लगा। यूयूही की तारीफ करते हुए बोला कि वो कितना ताकतवर और अच्छा योद्धा है और उसे गर्व है कि वो उसके साथ लड़ा। यूयूही भी बहुत भावुक हो गया। अपने पुराने दोस्त से बिछड़ने का दुख से भी हुआ। मिकाजुकी का काला कौवा भी आखिरी बार बोला और मिकाजुकी की तारीफ की कि उसने दूसरों के लिए ब्रेड जैसी छोटी चीज के लिए भी अपनी जान देने से पीछे नहीं हटा और उसे जीत की दुआ दी। दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक थक नहीं गए। फिर बातों में लड़ने लगे। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि आखिरी पंच से मुकाबला खत्म करेंगे, लेकिन मिकाजुकी ने चीटिंग कर दी। उसने एक किक मारी और यूयूही को बाहर कर दिया। हालांकि ये गलत था, फिर भी मिकाजुकी अपनी जीत पर खुश था। नाइट्स को अब जाने की इजाजत मिल गई थी और सब अपने घर लौट आए। हिना ने तय किया कि वो अपनी बीमारी से लड़ेगी और जिंदा रहेगी। जब यूयूही अपने रूम में लौटा तो उसे नोई की बहुत याद आई। 10 साल बाद उसे अचानक एनिमा ने बुलाया, जो 10 साल पहले वाली एनिमा थी। अब वो यूयूही की आत्मा को फाइनल बैटल के लिए तैयार करने आई थी। यूयूही अब ये
सोचने लगा कि वो 12 लीजेंडरी बीस्ट नाइट्स असल में थे कौन। असल में ये सभी एनिमा और एनिमस की चांद पर देखी गई कल्पनाएं थी। एनिमा ने बताया कि वो दोनों 32वीं सदी से आए थे और हैनाजित्सु और हिशामे के वंशज थे। हैनाजित्सु की मौत हो चुकी थी, तो अब एनिमा और एनिमस दोबारा जन्म नहीं लेंगे। यूयूही को ये जानकर खुशी हुई कि हैनाजित्सु और हिशामे का कोई खुशहाल भविष्य था। एनिमा ने उससे पूछा कि अब वो कैसा है। 10 साल बाद यूयूही अब एक इंस्पेक्टर बन चुका था। उसका पुराना असिस्टेंट जो नागुमो के साथ काम करता था उस पर सारा काम डाल देता था, तो यूयूही को नागुमो से मदद लेनी पड़ी। अब सुबारू जो नागुमो की असिस्टेंट है मिकाजुकी के साथ है और लगता है दोनों डेट कर रहे हैं। तेयू और हनाको ने एक नूडल शॉप खोल ली है। वहीं हायू और याको की शादी को 1 साल हो गया है। हायू अब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है और तेयू का टीचर भी है, जबकि याको अब हाउसवाइफ है। माची अब टीचर बन चुकी है और वो भी तेयू के साथ रिलेशनशिप में है। हिना की बात करें तो 8 साल तक बीमारी से लड़ने के बाद वो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। 2 साल पहले उसकी मम्मी ने खुद उसका ऑपरेशन किया था। वो 2 साल तक फ्रांस में इलाज करवा रही थी और अब वापस आ रही है। एनिमा सबको खुश देखकर बहुत खुश हुई और वादा किया कि वो यूयूही के टाइमलाइन को बाकी सबके साथ जोड़कर सब कुछ स्मूथ चलने देगी। यूयूही हिना और उसकी बहन को लेने गया। अब पूरी तरह स्वस्थ हिना ने कहा कि वो ओलंपिक में भाग लेगी और ढेर सारे गोल्ड मेडल जीतकर दिखाएगी। फिर यूयूही उसे सबके पास लेकर गया पार्टी के लिए, और पार्टी का बिल नागुमो देगा क्योंकि उसने 10 साल पहले लॉटरी जीतने की विश मांगी थी। हिना ने सबको वो गुड़ियाएं दी जो उसने सालों से बनाई थी, जो लीजेंडरी बीस्ट नाइट्स को दिखाती थी, और इसी के साथ उनकी साल भर चली जंग की कहानी खत्म हो गई। और इसी के साथ ये एनिमे खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो तुम लोग मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।